हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 पर। इससे पहले हम अपने 6 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हम जो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1995 से 2021 तक के, वो सारे कंप्लीट करवा चुके हैं। पहले आपको वही देखने चाहिए, क्योंकि वही देख के आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन UPSC में आते हैं और ये किस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और हम किस तरह से इनको करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी ये सीरीज़ चलेगी। और जिस तरह से मैंने बताया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। 90% बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इस PDF का या इस लेक्चर का आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप वीडियो को पॉज करोगे, अपना आंसर खुद लगाओगे और उसके बाद आंसर देखोगे, ठीक है। तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज़ आप जैसा अदर वीडियोज़ देखते हो, क्वेश्चंस देखते हो, भूल जाते हो, सेम इज़ गोइंग टू हैपन हियर, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं होने वाला यहाँ पे। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना होगा। आपको वैसे PDF नहीं आपको पढ़नी है, वैसे आपको ये वीडियो नहीं देखनी है, आपको इसमें इन्वॉल्व होना है, आपको अपना स्कोर लिखना है। 1-2 बच्चे जो है स्कोर लिखने भी लगे हैं, जैसा कि मेरी टीम ने मेरे को बताया है। 1 मिनट, मेरे को एक नाम लेने के लिए बोला गया है। शायद किसी बच्चे ने स्कोर अपना लिखा है टेस्ट में। 1 सेकेंड। हाँ जी, श्रेयस मुखर्जी। जैसे उन्होंने अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप किया है, तो आप भी अपना स्कोर ऐसे ही कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, या फिर इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप, ठीक है। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप और ट्रीटी ऑफ अमृतसर दोनों एक का ही नाम है। और ये ट्रीटी कब हुई थी? ये ट्रीटी हुई थी 1809 में। ये ट्रीटी हुई थी 1809 में, ठीक है। देख लेते हैं ट्रीटी क्या थी। इट वॉज साइंड बिटवीन रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश आफ्टर द फॉर्मर्स डिफीट इन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। देखो, एंग्लो सिख वॉर मैंने आपको बताए थे, पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 में, और जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर थे वो था 48-49 में। तो ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था और ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर था। तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर तो इतनी लेट हुआ है, तो ये उसके बाद कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर तो 1809 में हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? रॉन्ग होगी कि नहीं, ये तो पहले ही हो गई थी, ठीक है। ये रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन की गई थी, लेकिन ये कब की गई थी? 1809 में साइन की गई थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। इट फॉरबिड द सिख आर्मी टू क्रॉस द सतलुज। इसमें क्या बोला गया था कि जो सतलुज रिवर है उसको सिख आर्मी जो है वो क्रॉस नहीं करेगी, बिल्कुल। जो ईस्ट का पार्ट होगा वो ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे और जो वेस्ट का है वो सिखों को दे दिया गया था, ठीक है। इसलिए कि आप इस सतलुज रिवर को क्रॉस नहीं करोगे, इधर आप अटैक नहीं करोगे, ये था। एंड टुक द स्टेट ईस्ट ऑफ द रिवर सतलुज। और सतलुज के ईस्ट में जितनी भी स्टेट्स थी वो उन्होंने ले ली थी। ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? सही होगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो ये थी हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर या फिर ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप जो रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर मैंने बताया था कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि सिख आर्मी ने सतलुज को क्रॉस कर दिया था, ठीक है। तब हुआ था एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर तभी हुआ था। और यहाँ पे जो 2 ट्रीटी हुई थी मैंने लास्ट बार बताया था, एक होती ट्रीटी ऑफ लाहौर, एक और थी ट्रीटी ऑफ भैरवल, ठीक है। भैरवल जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी उसमें जो रानी जिंदल है उनको क्या बना दिया गया था? रीजेंट बना दिया गया था। तो उसको हटवाने के लिए सिखों ने एक फिर
सिख का एक ग्रुप बनाया था जो कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। तो उसमें उस ट्रीटी ऑफ भैरोवाल फिर इसके बाद में की गई थी। पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी जिससे सिख खुश नहीं थे, फिर ट्रीटी ऑफ भैरोवाल हुई। फिर 1848-49 में क्या हुआ, 1848-49 में फिर से ब्रिटिशर्स ने युद्ध कर दिया। और यहाँ पे भी मतलब पहले तो एक बोर्ड बनाया गया था, लॉरेंस ब्रदर और एक और कोई ब्रिटिशर्स थे उनका, ठीक है। फिर उस बोर्ड को हटा के जो है जॉन लॉरेंस को चीफ कमिश्नर बना दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे मेन कर दिया गया था 1853 में आई थिंक, यहाँ पे चीफ कमिश्नर बना दिया गया था किसको, जॉन लॉरेंस को, जॉन लॉरेंस को, ठीक है। इसमें भी सिख आर्मी हार गई थी, तो दोनों ही बैटल्स में जो सिख आर्मी है वो हार गई थी, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट। और इसके अलावा अगर बता दें जो रंजीत सिंह थे वो कौन, उस टाइम पे मिशन चलते थे, सिख क्या बोलते उसको, ब्रदरहुड चलता था मिलिट्री में वो करने के लिए। तो जो रंजीत सिंह थे वो किस मिसल के थे, ये थे शुक्र चाकिया मिसल के, इसके थे शुक्र चाकिया मिसल के थे ये, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही इन्होंने जो ये ट्रीटी थी 1809 की वो साइन की, उसके बाद रंजीत सिंह ने बहुत सारे वेस्ट में ही चीज़ें उन्होंने मतलब कैप्चर की, जैसे कि उन्होंने मुल्तान को कैप्चर किया 1818 में, ठीक है। फिर उन्होंने कश्मीर को कैप्चर किया कब, 1819 में। और फिर इन्होंने एक और एम्पायर को कैप्चर किया, वो था पेशावर को इन्होंने कैप्चर किया कब, 1834 में। कब किया इन्होंने, पेशावर को 1834 में। तो ये ऐसे पेशावर, मुल्तान और कश्मीर उन्होंने कैप्चर किए ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद। फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो गया और फिर सेकंड एंग्लो सिख वॉर हो गया, और उसके बाद जॉन लॉरेंस को फर्स्ट चीफ कमिश्नर बना दिया गया। और उसके बाद मतलब सिख आर्मी के साथ कभी ब्रिटिशर्स की लड़ाई नहीं हुई, बस यही था अंग्रेजों का और सिक्स का वॉर्स का टोटल, ठीक है। फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, बस इतना ही इनमें आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट 1857 रिवोल्ट, 1857 के रिवोल्ट को किसने सपोर्ट नहीं किया था। देखो, ना होलकर ऑफ इंदौर ने भी नहीं किया था, महाराजा ऑफ कश्मीर ने भी नहीं किया था, और रूलर्स ऑफ पटियाला ने भी नहीं किया था, ठीक है। इन तीनों में से किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो आंसर क्या आ गया, ए। इसके अलावा सिंधियाज ऑफ ग्वालियर आ जाए, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर आ जाए, उन्होंने भी नहीं किया था, ठीक है। और एजुकेटेड इंडियंस, उन्होंने भी नहीं किया था, एजुकेटेड इंडियंस ने भी नहीं किया था। इसके अलावा जो बिग जमींदार्स थे उन्होंने भी नहीं किया था, किसने नहीं किया था, बिग जमींदार्स ने नहीं किया था, ठीक है। ये ब्रेक वाटर्स, जो बिग जमींदार्स तो जो थे उनको तो ब्रेक वाटर्स टू द स्टॉर्म भी बोला गया था, ब्रेक वाटर्स टू द स्टॉर्म। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ये हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। साथ इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, साथ इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो साथ इनिशिएटिव है वुमेन एसोसिएटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है। एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इसको लॉन्च किया है, किसने, बाय एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के एलजी ने इसको लॉन्च किया सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए, ताकि उनको मेंटोर किया जा सके और जो भी वो प्रोडक्ट बनाती हैं उनकी लिंकेजेस मार्केट से की जा सके, ठीक है। तो ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये 7 इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा इसका बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कुछ चीज़ें, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ये सभी को पता होगा कि ये हेनरी डेरोजियो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। दे वर एंगेज्ड इन एजुकेटिंग थ्रू प्रिंटिंग प्रेस, बिल्कुल ये जो थे ये पीपल को प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू एजुकेट कर रहे थे, जर्नल्स के थ्रू वो कर रहे थे। और 1820-30s में आया था ये डेरोजियो मूवमेंट के, 1820 से 30s में आया था, ठीक है। ये जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे ये क्या थे, एंग्लो इंडियन थे। कौन थे ये, एंग्लो इंडियन थे ये, ठीक है। ये क्या थे, एंग्लो इंडियन थे,
ठीक है। और हाँ, फिर थर्ड देख लेते हैं, एक्टिविटीज लाइक स्ट्राइक, मास लीव, पिकेटिंग वर लॉन्च्ड फॉर पीजेंट्स कोज। देखो इन्होंने पीजेंट के कोज को नहीं लिया था, एक चीज ध्यान रखना, इनका मतलब इन्होंने पीजेंट के कोज को नहीं लिया था, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। इन्होंने पीजेंट के कोज के लिए काम नहीं किया, इसीलिए ये जो था इतना ज़्यादा मतलब लार्ज लेवल पे ये वो जो मूवमेंट था ये वो भी नहीं कर पाया, कवर भी नहीं कर पाया इतने ज़्यादा एरिया को ये, ठीक है। तो ये इनको पीजेंट के कोज को इन्होंने नहीं लिया था, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, जो डेरोजियो थे उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के जो आइडियाज़ थे पीपल को एजुकेट करने के थ्रू न्यूज़ पेपर्स, जर्नल्स, ये सारी चीज़ें ये उन्होंने किया था, ठीक है। और डेरोजियो किससे मेन इंस्पायर था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मेन इंस्पायर था। किससे, डेरोजियो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मेन इंस्पायर था। उसके अलावा उन्होंने वुमेन राइट्स के लिए भी बात की है, उन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए भी बात की है, ठीक है। फिर है कि उस टाइम पे उसी टाइम पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे उन्होंने डेरोजियंस को बोला था, दे आर द पॉइनर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल, दे आर पॉइनर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने क्या बोला था, पॉइनर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल, ठीक है, इनको बोला था। किसने, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इनको बोला था, ठीक है। और मासेस के साथ इनका बहुत ज़्यादा लिंक नहीं था, कुछ कुछ एजुकेटेड इंडियंस थे और उस टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम राइप नहीं हुआ था इतने ज़्यादा एजुकेटेड रिफॉर्म्स के लिए कि लोग इनकी बातों को समझ पाएँ, ठीक है। तो ये समय से पहले मतलब एक वो मोमेंट था लेकिन लोग उसको समझ ही नहीं पाए, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ये था यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। तो बंगाल मूवमेंट ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जगह कहाँ थी, बंगाल में, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ज्योतिराव गोविंद राव फुले इनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले है इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की इन्होंने, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। सीकर्स ऑफ ट्रुथ, सत्य शोधक समाज को क्या बोलते हैं, सीकर्स ऑफ ट्रुथ भी बोलते हैं, सीकर्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी। और ये कब फाउंड किया गया था, सीकर्स ऑफ ट्रुथ 1873 में, ठीक है, 1873 में। सेकंड, ही वॉज क्रिटिकल ऑफ कांग्रेस फॉर इट्स नेग्लेक्ट ऑफ वीकर सेक्शन एंड लोअर क्लास, वो कांग्रेस का जो था क्रिटिक था बिल्कुल, क्योंकि वो वीकर सेक्शन की बात नहीं करती थी। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा बाय एमजी रेनाडे, उनको महात्मा का टाइटल जो था एमजी रेनाडे ने दिया था, ये यहाँ लिख लो, ठीक है, एमजी रेनाडे ने दिया था। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी क्योंकि इनको महात्मा का टाइटल किसने दिया था इनको महात्मा का टाइटल दिया था महाराष्ट्र के ही एक सोशल एक्टिविस्ट थे, विठल राव कृष्ण जी वांडेकर, ठीक है। किसने दिया था, कृष्ण जी वांडेकर, विठल राव, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा विठल राव कृष्ण जी वांडेकर, ठीक है। तो ये था जिन्होंने इनको महात्मा का टाइटल दिया था और ये 1888 में दिया था, ठीक है, 1888 में इनको महात्मा का टाइटल दिया था विठल राव कृष्ण जी वांडेकर ने। और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, लोअर कास्ट को भी, ताकि सोशल और इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट मिले महाराष्ट्र में, ठीक है। इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी हुई हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि एक तो लिखी है इन्होंने गुलामगिरी, ठीक है, एक तो इन्होंने लिखी है गुलामगिरी बुक, और एक और बुक लिखी हुई इन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म। तो ये इन्होंने 2 बुक्स जो हैं इनकी ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये होगी हमारी बुक्स के नाम। और यस, इन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। अगर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी, ठीक है। तो जो हमारा 5th का आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंडियन प्रेस के बारे में हमें बताना है,
ठीक है, सबसे पहले बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है। प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डच सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लाए थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, मतलब हमें करेक्ट बतानी है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी क्योंकि डच नहीं, सबसे पहले कौन प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, पोर्टुगीज लाए थे। ठीक है, सबसे पहले कौन लाए थे, पोर्टुगीज लाए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड इन इंडिया वाज बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो देखो ये तो न्यूज़पेपर था ना, जब जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ये तो नहीं था। फर्स्ट बुक जो पब्लिश हुई थी वो की थी 1557 में बाय जीसस ऑफ गोवा। किसने की थी, बाय जीसस ऑफ गोवा। इन्होंने सबसे पहली बुक पब्लिश की थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ही, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी कि भाई ये पहली बुक ये नहीं थी। ठीक है, पहली बुक ये नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू पब्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वर मेड बाय डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हु साउट टू एक्सपोज द मल प्रैक्टिसेस ऑफ प्राइवेट ट्रेड। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि सबसे पहला जो न्यूज़पेपर पब्लिश करने का जो अटेम्प्ट किया वो इंग्लिश जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने ही किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो उनकी माल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करना चाहते थे। ये स्टेटमेंट सही है। डी है द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप एट बॉम्बे इन अर्ली 18th सेंचुरी। जो पहली फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो कहाँ पे सेटअप की, बॉम्बे में सेटअप की, और वो अर्ली 18th सेंचुरी में की। नहीं देखो, ये अर्ली 17th सेंचुरी में की थी, मतलब लेट 17th सेंचुरी में की थी, क्योंकि वो की थी 1684 में। कब की थी, 1684 में उन्होंने सेटअप की थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी कि अर्ली 18th में है तो लेट 17th सेंचुरी में है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, इसमें करेक्ट होती है कि जो पहला अटेम्प्ट था न्यूज़पेपर को पब्लिश करने का वो किसने किया था, वो इन्होंने किया था। ये जो अब ये देखो, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन्होंने क्या किया था, मैंने बताया था, इन्होंने पहला न्यूज़पेपर छापा था जिसका नाम क्या था, बंगाल गैजेट। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का सबसे पहला, देखो वहीं देख लेते हैं, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था वो कौन सा था, बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट। ठीक है, इसको बंगाल गैजेट का दूसरा नाम भी है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है, ये था इनका पूरा नाम, बंगाल गैजेट, या फिर इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी बोलते थे। किसको, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, और ये इन्होंने कब किया था, 1780 में किया था। कब किया था, 1780 में किया था। और ये आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म करता था गवर्नमेंट का। ठीक है, आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म करते थे ये गवर्नमेंट का और गवर्नर जनरल का। इसीलिए हिक्की जो प्रेस थी वो 1782 में सीज कर ली गई थी। 1782 में क्या हो गया था, न्यूज़पेपर या इनकी जो प्रेस थी वो सीज हो गई थी। ठीक है, तो ये था जेम्स ऑगस्टस हिक्की जिन्होंने पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इंडिया में। ठीक है, और भी फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, जैसे कि दी लगा दो, सबके आगे लगा देना। ठीक है, दी सबके आगे लगेगा। दी कलकत्ता गैजेट, ये था दी कलकत्ता गैजेट। ये कलकत्ता गैजेट ये कब छपा, 1784 में। ये 80 में छपा, ये फिर 84 में छपा। उसके बाद बंगाल बंगाल जर्नल कब, 1785 में। फिर ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, दी सबके सामने लगाना। ठीक है, ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, ये कब छपी, 1785 में ही। कलकत्ता क्रॉनिकल, ये कब छपी, 1786 में। फिर थी अपनी मद्रास कुरियर, ये 1788 में। और बॉम्बे हेराल्ड, ये कब आई, ये 1789 में आई। अब ये तो थे कुछ न्यूज़पेपर्स जो उस टाइम पे छपे थे, किस ईयर में छपे थे ये हमने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ रेगुलेशंस भी लगाए गए थे उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस पे। ठीक है, तो अर्ली रेगुलेशंस की कुछ बात कर लेते थोड़ी बहुत। ठीक है, अर्ली रेगुलेशंस क्या क्या थे प्रिंटिंग प्रेस पे। ठीक है, सबसे पहले अर्ली रेगुलेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले आता सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट।
सबसे पहले आता है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। ठीक है, ये कौन लेके आए थे? लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, तो ये सबसे पहला था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 आया, कौन लेके आए? लॉर्ड वेलेस्ले लेके आए। उसके बाद हमारा आता है लाइसेंसिंग रेगुलेशन, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। ये कौन लेके आए? जॉन एडम्स लेके आए। कौन लेके आए? ये जॉन एडम्स। ठीक है, बिना लाइसेंस के प्रेस स्टार्ट करना एक पिनल ऑफेंस इसमें माना गया था, और इनके थ्रू मतलब विदाउट लाइसेंस, ये भी आप लिख सकते हो कि विदाउट लाइसेंस अगर कोई प्रेस चलती है तो वो क्या मानी जाएगी? ऑफेंस माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस उसको माना, पीनल ऑफेंस, सॉरी, क्या माना जाएगा उसको? पीनल ऑफेंस उसको माना जाएगा। इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय का मिरात उल अकबर जो न्यूज़पेपर था, मिरात उल अकबर जो बुक थी या न्यूज़पेपर था, वो क्या हो गया था? उसका पब्लिकेशन स्टॉप कर दिया गया था इसी एक्ट के अंडर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823। उसके बाद आता है हमारा प्रेस एक्ट 1835। क्या आता है? प्रेस एक्ट 1835 आता है। इसी को हम मेटकाफे एक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटकाफे एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेस एक्ट 1835। ठीक है, इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, इंडियन प्रेस का इनको लिबरेटर भी बोला जाता है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। ठीक है, मेटकाफे को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोला जाता है। इन्होंने 1823 के जो रेगुलेशन थे उनको रिपील कर दिया था। क्या कर दिया था? उन्होंने रिपील कर दिया था 1823 के जो रेगुलेशंस थे। तो इसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे न्यूज़पेपर इंडिया में छपने स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट फिर से। ठीक है, लाइसेंसिंग एक्ट 1857 आता है, और उसके बाद 1867 में एक और एक्ट आता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, प्रेस का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, पब्लिशर का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, हर चीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी। और ये जब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 आया, इसने किसको रिपील कर दिया? 1835 में जो लिबरेशन एक्ट पास किया था, तो 1835 एक्ट को इसने क्या कर दिया? यहाँ पे रिपील कर दिया। और ये रेगुलेटरी नेचर का था, रिस्ट्रिक्टिव नेचर का नहीं था। इसमें क्या था? नेम ऑफ पब्लिशर, प्रिंटिंग, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती थी। और जो एक कॉपी थी उसके बुक की, वो 1 मंथ के बाद क्या करनी पड़ती थी? 1 मंथ के बाद जो भी कॉपी थी पब्लिकेशन की, वो उनको जमा करानी पड़ती थी। ठीक है, ये था हमारा 1867 का रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसके बाद आता है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो सबसे फेमस है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। इसी को गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। इसी को गैगिंग एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बोलते हैं, जो कि 1878 में आया था। ठीक है, कौन लेके आए थे इसको? लिट्टन। ठीक है, कौन लेके आए थे? लिट्टन लेके आए थे। और ये इंग्लिश और वर्नाकुलर प्रेस में क्या कर रहा था? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे इंग्लिश प्रेस में और जो वर्नाकुलर प्रेस थी उसमें। ठीक है, और जो नॉर्मल हमारी प्रेस थी उसको राइट टू अपील भी नहीं दिया गया था, नो राइट टू अपील। ठीक है, नो राइट टू अपील दिया गया था। सो बहुत सारे न्यूज़पेपर जो थे वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंडर बंद हो गए थे, जैसे कि सोम प्रकाश। ठीक है, उसके बाद भारत मिमीर, उसके बाद है डक्का प्रकाश, और उसके बाद है समाचार। ठीक है, तो ये चारों न्यूज़पेपर जो थे ये इसी के अंडर जो थे वो हो गए थे। एक और उस टाइम पे न्यूज़पेपर था, कौन सा? अमृता बाजार पत्रिका। अमृता बाजार पत्रिका ने क्या किया था? रातों रात ये न्यूज़पेपर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था। इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था ताकि जो है ये इस रेगुलेशन से बच जाए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के उससे बच जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फाइनली 1882 में, ये कब आया था? 78 में। 1882 में रिपन आ गए थे और इन्होंने इसको रिमूव कर दिया था। इस एक्ट को क्या कर दिया था? रिपील कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने रिपील कर दिया गया था। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना, 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले जर्नलिस्ट बने थे इंडिया के, फर्स्ट इंडियन
फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट जो थे वो थे जो जिनको सबसे पहले प्रिजन किया गया था, इम्प्रिजन जिसको किया गया था, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले जिनको इम्प्रिजन किया गया था वो कौन से थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1883 में इनको किया गया था। फिर उसके बाद कोई एक्ट आता है, यस, उसके बाद भी एक्ट आता है, एक आता है न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट। ऑफेंस एक्ट 1908 में आता है। उसके बाद और भी आता है, यस, उसके बाद और भी आता है, एक इंडियन प्रेस एक्ट आता है। कौन सा आता है? एक इंडियन प्रेस एक्ट आता है, वो 1910 में आता है। उसके बाद हमारा 1921 में प्रेस कमेटी एक बनी थी, एक प्रेस कमेटी बनी थी 1921 में, उसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे उसके उस कमेटी के चेयरमैन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था 1921 में, जो भी 1908 और 1910 का एक्ट था उसको क्या कर दिया था इन्होंने? रिपील कर दिया था। कब? 1921 में। याद रखना, एक प्रेस कमेटी बिठाई गई थी तेज बहादुर सप्रू के अंदर, जिन्होंने 1908 और 1910 का जो एक्ट थे उसको क्या कर दिया गया था? रिपील कर दिया गया था, ठीक है, जो भी ये एक्ट थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर क्या इसके बाद भी कोई एक्ट आता है? यस, 1931 में। 1931 में आता है इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट, इमरजेंसी पावर एक्ट, ठीक है। 1931 का इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट आता है। तो ये है ना, इस तरह से बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि प्रेस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है। तो ये जितने भी थे थोड़े थोड़े से मैंने सबके बारे में करवा दिया। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और फिर लाइसेंसिंग एक्ट 1823 आता है जोम्स एडम के द्वारा, जिसमें मिरात उल अकबर जो न्यूज़पेपर था वो होता है। फिर आता है मेटकाफे एक्ट जिसको लिबरेटर बोला जाता है। फिर आता है 1867 का एक्ट जिसमें 1835 के एक्ट को रिपील कर दिया जाता है 67 के एक्ट में। फिर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिप्टन इसको लाता है और रिपन इसको हटा देता है, ठीक है, और इसको गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है। और उसके बाद आते हैं हमारे न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908। फिर 1910 का प्रेस एक्ट आता है और 1921 में एक कमेटी बैठती है तेज बहादुर सप्रू के चेयरमैनशिप के अंडर, जिसमें 1908 और 10 दोनों जो एक्ट्स हैं उनको रिपील कर दिया जाता है। फिर 1931 में आता है इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट, ठीक है। तो ये सारे जो थे प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाए गए थे, ठीक है। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से रेगुलेशन किस किस टाइम पे लाए गए थे। तो आपको अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज में भी हो चुका है कि वाइड शिपिंग किसको बोलते हैं? जो नॉन मिलिट्री शिप्स होते हैं उनको बोलते हैं वाइड शिप्स, ठीक है। अब देख लेते हैं। दी वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ रेलेवेंट एडवांस इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिटी एंड मूवमेंट ऑफ मिलिट्री वेसल्स। देखो अभी बताया मैंने किस पे होते हैं? नॉन मिलिट्री वेसल्स। नॉन मिलिट्री वेसल्स पे जो वो होती है उनको बोलते हैं वाइड शिपिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? इनकरेक्ट होगी। सेकंड, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड ए वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद ओमान। रिसेंटली इंडिया और ओमान ने एक वाइड शिपिंग वो साइन किया, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया ने ओमान के साथ ये जो वाइड शिपिंग का एग्रीमेंट है वो साइन किया है, ठीक है। कमर्शियल नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल्स को क्या बोलते हैं? वाइड शिपिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये मेनली क्यों किया जाता है? ताकि जो भी पोटेंशियल थ्रेट है सी से कोस्टल एरियाज में या ऑफशोर एरियाज में उसकी सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि वैसे जैसे 26/11 का अटैक हुआ था वैसा अटैक फिर से ना हो, ठीक है। और जो इंडियन नेवी है वो भी कंप्लीट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए अलग अलग एजेंसीज के साथ मिलके जो है अलग अलग एग्रीमेंट साइन कर रही है, ताकि जो हमारे कोस्टल एरियाज वगैरह हैं वहाँ से जो भी ये जो कमर्शियल नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो वो होती है वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मैनी नेशनलिस्ट लीडर वर क्लोजली एसोसिएटेड विद पीजेंट मूवमेंट एंड फाउट देयर राइट्स, ठीक है। ब्रिटिश रूल में बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर ने पीजेंट्स के लिए लड़ा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर एसोसिएटेड विद पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट से कौन से एसोसिएटेड थे?
गौरीशंकर मिश्रा, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद। देखो इनका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। क्यों? देखो स्वामी सहजानंद का नाम आपने दो जगह सुना होगा, एक तो है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट यही थे, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा जो 1936 में बनी थी, उनके पहले प्रेसिडेंट यही थे, और इनके पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा इनके पहले सेक्रेटरी थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब स्वामी सहजानंद जी को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है कि ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के भी पहले प्रेसिडेंट थे। 1929 में ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फाउंड की गई थी, ठीक है। ये भी चीज़ मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, अभी फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। इसके बाद अगर बात करें गौरीशंकर मिश्रा की, गौरीशंकर मिश्रा ने यूपी किसान सभा का फाउंड किया था। यूपी किसान सभा, ये भी मैं बता चुकी हूँ, यूपी किसान सभा को इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। यूपी किसान सभा को इन्होंने फाउंड किया था, और कब किया था? 1918 में किया था इन्होंने, ठीक है। 1918 में किया था, और किसके साथ मिलकर किया था? ये नहीं था कि गौरीशंकर मिश्रा ने अकेले किया था। इंदिरा नारायण द्विवेदी, इंदिरा नारायण द्विवेदी, और एक थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ये दोनों ने मिलके किया था, इन तीनों ने मिलके किया था, ठीक है। तो ये सारा था, ये था यूपी किसान सभा के बारे में। फिर आ गया हमारा ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। और जो एनजी रंगा थे, ये स्वतंत्र पार्टी के भी फाउंडर और प्रेसिडेंट थे। कौन थे? स्वतंत्र जो पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी के क्या थे ये? वो थे फाउंडर और प्रेसिडेंट दोनों ही थे। तो गौरीशंकर मिश्रा, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा क्या हो जाता है? तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब तीनों ही जो है किसान या पीजेंट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। In the context of socio-religious movements, consider the following differences between अलीगढ़ movement and देवबंद movement। अलीगढ़ movement और देवबंद movement के बारे में हमें क्या बताना है? डिफरेंसेस बताने क्या होते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि अलीगढ़ मूवमेंट एम्ड एट वेलफेयर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन, वेयरएज देवबंद स्कूल एम्फेसाइज्ड इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अलीगढ़ मूवमेंट जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा फाउंड किया गया था, मेन वो क्या करते थे? वो ब्रिटिशर्स की साइड थे, इंग्लिश या वेस्टर्न एजुकेशन को थोड़ा अच्छे समझते थे। तो वो सोच रहे थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का वेलफेयर है वो इंग्लिश एजुकेशन में है, जबकि देवबंद स्कूल मेनली थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स स्कूल था, तो वो नहीं मानता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है अलीगढ़ मूवमेंट साउथ सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइल द देवबंद स्कूल केप्ट अलाइव द स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अलीगढ़ मूवमेंट थोड़े ब्रिटिशर्स के साथ था, जबकि जो देवबंद स्कूल था वो थोड़ा सा अलग रहा फॉरेन रूल से। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा इसमें क्या आ जाता है? सी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब अगर देवबंद स्कूल की आप बात करते हो, अभी जैसे कि आप देवबंद स्कूल की बात करते हो, देवबंद स्कूल के बारे में आपने बहुत कम पढ़ा होगा। दो तीन चीज़ें आपने पढ़ ली कि ये थोड़े से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे और थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। ये मेन स्कूल फाउंड कहाँ पे किया गया था? ये दारुल उलूम जो जगह है सहारनपुर यूपी में, वहाँ पे ये जो स्कूल था ये फाउंड किया गया था 1866 में। ये फाउंड किया गया था 1866 में। किस किस ने मिलके इसको फाउंड किया था? एक तो थे मोहम्मद कासिम ननोतवी, ठीक है। एक थे राशिद अहमद गंगोही, ये थे जिन्होंने इसको देवबंद स्कूल को स्टार्ट किया था। ये मेन क्या था? जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके रूलर्स को मेनली ट्रेन करने के लिए था। इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके फॉर्मेशन को क्या किया था? इन्होंने वेलकम किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को इन्होंने क्या किया था? वेलकम किया था, याद रखना, ठीक है। इसके बाद 1888 में इन्होंने एक फतवा जारी किया था। इन्होंने क्या किया था? एक फतवा जारी किया था अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया था? एक फतवा जारी किया था इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, और जो भी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो इन्होंने 1875 में खोला था उसके अगेंस्ट, ठीक है। इन्होंने एक फतवा जारी कर दिया था कि मतलब कोई भी उसमें नहीं जाएगा, या जो भी जिस टाइप का भी फतवा था इन्होंने जारी किया था।
फिर थे एक थे न्यू, इसमें दो लीडर और आते हैं। देखो देवबंद मूवमेंट में दो लीडर्स का नाम आता है, ये तो इनके फाउंडर हो गए, ठीक है। दो लीडर्स का और नाम आता है, एक तो है मोहम्मद उल हसन, ठीक है, एक तो है मोहम्मद उल हसन, एक तो है मोहम्मद उल हसन। ये जो मोहम्मद उल हसन है ये न्यू देवबंद लीडर हैं। इन्होंने इस्लामिक और नेशनलिस्ट एस्पिरेशन को सिंथेसाइज किया था। क्या किया था इन्होंने? सिंथेसाइज किया था किसको? इस्लामिस्ट और जो नेशनलिस्ट ट्रेडिशंस है उनको, नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, जो भी नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस हैं उनको इन्होंने क्या किया था? कंबाइन किया था। एक और इसमें फेमस लीडर का नाम आता है, उनका नाम है शिबली नुमानी। क्या थे? शिबली नुमानी। ये शिबली नुमानी जो थे ना, इन्होंने ये बोल रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है इसमें आनी चाहिए। देवबंद मूवमेंट में भी मतलब इन्होंने फेवर किया था इंक्लूजन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और यूरोपियन साइंस जो भी थी अपने मुस्लिम लोगों को वो करने के लिए, तो शिबली नुमानी थे देवबंद मूवमेंट में, लेकिन उन्होंने एडवोकेट किया था कि इंग्लिश एजुकेशन को आपको इंक्लूड करना चाहिए। और जो ये शिबली नुमानी थे, इन्होंने एक और चीज़ फाउंड की थी। इन्होंने क्या फाउंड किया था? इन्होंने किया था नदवतल उलामा, फिर या दारुल उलूम, ठीक है। दारुल उलूम इन्होंने फाउंड किया था कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। नदवतल उलामा या फिर ये चीज़ इन्होंने फाउंड की थी कहाँ पे? लखनऊ में इन्होंने फाउंड की थी। और ये कब की थी? 1894-96 में, ठीक है। और इसमें क्या थे? इसमें मेन क्या थे? हिंदू और मुस्लिम्स मिल के मतलब कोऑपरेशन की बात चलती कि हिंदुओं के साथ कोऑपरेशन में मिलके काम करेंगे, ये इनका मेन था। तो ये दो लीडर्स इस देवबंद मूवमेंट में फेमस हैं जिनका नाम आता है, एक तो शिबली नुमानी, एक मोहम्मद हसन, ठीक है। और 1888 में फतवा इन्होंने जारी किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन का इन्होंने वेलकम किया था। दो इन्होंने फाउंड किया था, 1866 में फाउंड किया था। और देवबंद ये हो गया हमारा स्कूल, और थोड़ा ऑर्थोडॉक्स स्कूल था। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में तो आप सब जानते ही हो, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में तो सबको ही पता है। सर सैयद अहमद खान के बारे में और भी सबको सारी चीज़ें पता हैं। और इसके अलावा अगर मैं बता दूं कि इन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान जी ने एक बुक लिखी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है तादहिब उल अखलक, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है ये तादहिब उल अखलक। और इसके अलावा मोमदो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी इन्होंने फाउंड किया था, जो 1875 में फाउंड किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक उन्होंने बुक लिखी है और ये कॉलेज फाउंड किया था। और ये थे सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था और थोड़े ब्रिटिशर्स को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। ये आपने देख ही लिया। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पोषण अभियान के बारे में बताना, पोषण वाटिका के बारे में बताना है। पोषण वाटिका इनिशिएटिव, सबसे पहले यदि इनिशिएटिव प्रमोट्स द प्लांटेशन ऑफ न्यूट्रिशनल एंड हर्बल ट्रीज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि इसमें मेनली न्यूट्रिशनल और हर्बल ट्रीज को प्लांट किया जाएगा ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एम्स टू एस्टैब्लिश पोषण वाटिका इन कोलेब्रेशन विद आंगनबाड़ी के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको एस्टैब्लिश कर रही है पोषण वाटिका को। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिलकर आंगनबाड़ी के साथ मिलकर ये कर रही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। रिलोस क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ये एक प्रोपोज्ड बायलैटरल एग्रीमेंट है, किसके साथ है? ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ है? रशिया के साथ है, याद रखना। रिलोस एग्रीमेंट हमारा किसके साथ है? कि ये बायलैटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, ये रशिया और इंडिया के बीच में है, ठीक है। जो भी आर्कटिक रीजन में फैसिलिटीज हैं इंडिया को वो प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो आंसर आ गया डी। आ जाते क्वेश्चन नंबर 12 पर। टीपू सुल्तान के बारे में हमें बताना है। टीपू सुल्तान, काफ़ी बार इसके बारे में बात भी हो चुकी है। बीइंग ए पैटर्न ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट रूलर टू यूज रॉकेट टेक्नोलॉजी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो रॉकेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले पहले वो थे। सेकेंड है ही डिवाइज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड ऑन डिटेल सर्वे एंड सर्विलेंस। बिल्कुल इन्होंने डिटेल सर्वे और सर्विलेंस के बेस पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी डिवाइस किया था। थर्ड है ही प्रमोटेड इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने इरिगेशन और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट किया था। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में वैसे तो हम देख ही चुके हैं कि इनका जन्म जो था 1750 में हुआ था। उसके बाद ये हैदर अली के बेटे थे,
ठीक है, हैदर अली के बेटे थे। और सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वार था ये इन्हीं के टाइम पे हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। इनको रॉकेट टेक्नोलॉजी का पॉइनर बोला जाता है, ये हमने बता दिया। इन्होंने एक याद रखना, इन्होंने एक मिलिट्री मैनुअल भी लिखी हुई है। इन्होंने क्या लिखी हुई है? एक मिलिट्री मैनुअल भी लिखी हुई है जिसका नाम है फतहुल मुजाहिदीन। फतहुल मुजाहिदीन, मुजाहिदीन, ठीक है, ये इन्होंने लिखी हुई है। एक फतहुल मुजाहिदीन एक मिलिट्री मैनुअल इन्होंने लिखी हुई है। इसके अलावा सेरिकल्चर को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इनको पॉइनर माना जाता है कि इन्होंने ही वहाँ पे क्या की, सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस की है मैसूर में। सेरिकल्चर को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने मैसूर में। इसके अलावा इन्होंने एक इनको क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है। इन्होंने एक नया कैलेंडर भी निकाला था जिसको बोला था मलाउद्दी लूनी सोलर कैलेंडर। ठीक है, कौन सा इन्होंने कैलेंडर निकाला था? माउलूदी लूनी सोलर कैलेंडर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, ये कैलेंडर इनका निकाला हुआ है। इसके अलावा इन्होंने यूरोपियन मॉडल पे अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था। आर्मी को किस मॉडल पे? यूरोपियन मॉडल पे इन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था। इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। इसके अलावा ये जैकोबिन क्लब के भी मेंबर थे। ठीक है, जैकोबिन क्लब के भी मेंबर थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा वो थे, ये क्या बोलते हैं जिसको, इन्फ्लुएंस थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर थे और अपने आप को सिटीजन टिपू कहना पसंद करते थे। सिटीजन टिपू कहलवाना पसंद करते थे। ठीक है, और डेमोक्रेसी के ग्रेट लवर थे। ठीक है, और इनकी फिर क्या हो जाता है? 1799 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। फिर इसके बाद क्या हो जाता है? जो मैसूर होता है वो सब्सिडरी अलायंस के अंडर, किसके अंडर आ जाता है मैसूर? सब्सिडरी अलायंस के अंडर। ब्रिटिशर्स उसको अपने अंदर डाल लेते हैं। और ये सब्सिडरी अलायंस कब स्टार्ट की गई थी? 1798 में स्टार्ट की गई थी। किसने स्टार्ट की थी? वेलेस्ले ने स्टार्ट की थी, जिसने पहला वो वाला एक्ट भी लेके आया था 1799 में। कौन सा? प्रेस एक्ट जो लेके आए थे। ठीक है, और जो ये सब्सिडरी अलायंस थी ये सबसे पहले किस स्टेट के साथ साइन की गई थी? पिछले लेक्चर में हमने करवाया था। तो हैदराबाद स्टेट पहली स्टेट थी जिसके साथ इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले स्टार्ट वो की थी। तो फर्स्ट टाइम विद हैदराबाद स्टेट, और उसके बाद 1799 में जो था वो मैसूर को भी इसके अंदर डाल लिया गया था सब्सिडरी अलायंस के अंदर। तो हमने टीपू सुल्तान के बारे में कुछ चीज़ें हमने देख लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में हमें बताना है। इट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल टोकन ऑफ ऑफिशियल करेंसी ऑफ ए कंट्री। बिल्कुल, अगर सेंट्रल बैंक कोई डिजिटल करेंसी बनाता है इसका मतलब वो ऑफिशियल करेंसी का क्या होगा? एक डिजिटल टोकन होगा। सेकंड है ई रूपी इज वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम बैक्ड बाय इंडियन रूपी। जो ई रूपी है वो एक वाउचर है जो डिजिटल पेमेंट बेस्ड है, जो इंडियन रूपी इसको बैक करता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए उसका नाम ई रूपी भी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमें न्यूज़पेपर और रीजन के बारे में बताना है। कौन सा न्यूज़पेपर किस रीजन से बिलोंग करता है? ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर किस रीजन से बिलोंग करता है? तो रीजन, इसमें हमें रीजन बताना है। ठीक है, देखो इंडियन मिरर बिल्कुल बंगाल से ही बिलोंग करता है। रस्त गुफ्तार बॉम्बे से बिलोंग करता है और केरला पत्रिका मद्रास से ही बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये इन्हीं रीजन से तो बिलोंग करते हैं। तो आंसर इसका क्या आ गया? डी। लेकिन देखो इंडियन मिरर को फाउंड किसने किया है? इंडियन मिरर को फाउंड किसने किया? ये है देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर इंडियन मिरर। रस्त गुफ्तार को किसने किया? दादा भाई नारोजी। किसने? दादा भाई नारोजी। इसके अलावा केरला पत्रिका जो थी, केरला पत्रिका, इनको किसने वो फाउंड किया है? इनका नहीं पता किसने इनको फाउंड किया। ठीक है, इनका मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इनको फाउंड किसने किया केरला पत्रिका को। ठीक है, मेरे को इसका बताना आप कि इसको फाउंड किसने किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे जिनका फाउंड किया गया, जैसे कि देख लेते हैं। जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार जो पत्रिका थी उनको किसने किया? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। ठीक है, मोतीलाल घोष ने इनको किया। उसके अलावा एक था हिंदू
पेट्रोइट एक न्यूज़पेपर आपने सुना होगा। हिंदू पेट्रोइट जो थी इनको किया था मधुसूदन रॉय ने। किसने किया था इनको? मधुसूदन रॉय ने। और इनके एडिटर थे हर्ष चंद्र मुखर्जी। हर्ष चंद्र मुखर्जी इनके क्या थे? एडिटर थे। एक चीज़ इसको ध्यान रखना काफ़ी, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका होगी, हिंदू पेट्रोइट हो गया। इसके अलावा इंडियन मिरर हमने देख लिया, देवेंद्र नाथ टैगोर बंगाल में था ये। और फिर एक न्यूज़पेपर आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा, दी बंगाली, ठीक है। ये बंगाली किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने। गिरीश चंद्र घोष ने, ठीक है। उसके अलावा आ जाता हमारा सोम प्रकाश न्यूज़पेपर। सोम प्रकाश की इन्होंने किया था, ये था देवेंद्र नाथ विद्याभूषण। देवेंद्र नाथ विद्याभूषण, ठीक है, ये थे देवेंद्र नाथ विद्याभूषण। उसके अलावा संजीवनी, दी संजीवनी, दी संजीवनी, ये किसने किया था? कृष्ण कुमार मित्रा ने। कृष्ण कुमार मित्रा किसने किया था? ये कृष्ण कुमार मित्रा ने किया था। और ये सारे ही जो थे ये बंगाल में थे न्यूज़पेपर, ठीक है। ये सारे कहाँ थे? ये बंगाल में न्यूज़पेपर थे। उसके अलावा रस्त गुप्तार आपको बता दिया किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने किया था। उसके बाद इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश आपने सुना होगा नाम। इंदु प्रकाश किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। उसके अलावा महारथा और केसरी, महारथा और केसरी किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोनों को ही, महारथा और केसरी दोनों को ही। तो ये कहाँ थे? ये दोनों ही न्यूज़पेपर कहाँ थे? बॉम्बे में थे, ठीक है। ये सारे कहाँ थे? बॉम्बे में थे। इसके अलावा और भी कोई न्यूज़पेपर थे? यस, और भी न्यूज़पेपर थे, जैसे कि अभी आप पढ़ते हो द हिंदू डेली जो पढ़ते हो। द हिंदू किसने किया है? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने इनको फाउंड किया है, ठीक है, द हिंदू। उसके बाद द स्वदेश मित्रन, स्वदेश मित्रन, ये न्यूज़पेपर किसने किया है? याद रखना, ये भी किसने किया है? दी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया है, याद रखना, ठीक है। द हिंदू और सुब्रमण्यम अय्यर दोनों को किसने किया है? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया है। उसके अलावा आंध्रा प्रकाशिका, आंध्रा प्रकाशिका, आंध्रा प्रकाशिका किसने किया है? ये क्या है? काशीना धुनी नागेश्वर राव, काशीना धुनी नागेश्वर राव, ठीक है। तो ये इन्होंने किया है आंध्रा प्रकाशिका। तो ये सारे कहाँ पे थे? मद्रास में। ये सारे कहाँ पे थे? मद्रास रीजन से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कुछ पंजाब से बिलोंग करते हैं, जैसे कि द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून किसने स्टार्ट किया था? जरदार दयाल मंजीठिया ने, ठीक है, जरदार दयाल मंजीठिया, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें अखबार ए आम, अखबार ए आम, अखबार ए आम, ये किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया मुकुंद लाल ने, मुकुंद लाल ने। इसके अलावा अगर बात करें कोहिनूर, कोहिनूर, ये किसने स्टार्ट किया? ये किया रामचरण अली चौधरी ने, रोशन अली चौधरी ने, सॉरी रोशन अली चौधरी ने। तो ये कुछ न्यूज़पेपर है ना, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जो किसी भी न्यूज़पेपर में कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। कोहिनूर, अखबार आम, द ट्रिब्यून, आंध्रा प्रकाशिका, स्वदेश मित्रा, द हिंदू, ठीक है। कोई इंटरव्यू में पूछ ले द हिंदू के कौन है, तो और ये सारे दी बंगाली, सोम प्रकाश, संजीवनी, इंदु प्रकाश, महारथा, केसरी, ये इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है कि याद रखना, इन सब के ये नाम याद रखने जरूरी है, किस रीजन से बिलोंग करते हैं। ये तो क्वेश्चन आया हुआ था, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पुलिस रिफॉर्म्स अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस रिफॉर्म्स में क्या क्या किया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस रिफॉर्म्स में क्या क्या किया था? सबसे पहले दी जमींदार वॉज रिलीव्ड ऑफ देयर पुलिस फंक्शन, जमींदार को उसके पुलिस फंक्शन से रिलीव कर दिया गया था, सही है। ही एस्टेब्लिश्ड ए सर्कल ऑफ थानास हेडेड बाय ब्रिटिशर्स। देखो जो थानास थे वो उनको हेड कौन करता था? उनको दरोगा हेड करता था, और दरोगा क्या होता था? एक इंडियन हुआ करता था, ठीक है। तो याद रखना दरोगा इंडियन हुआ करता था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वॉज क्रिएटेड टू हेड द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो था वो क्यों क्रिएट किया गया था? डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने के लिए। तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, वो सही हो जाती है, ठीक है। और ये आए कब थे? 1786 से 1903 के बीच में, ठीक है। 1786 से 93 के बीच में आए थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जो जिनकी डेथ इंडिया में हुई थी, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे
क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल जिनकी डेथ इंडिया में हुई थी, क्योंकि सेकंड टाइम आए थे इंडिया में फिर से रूल करने 1805 में, ठीक है। 1805 में यहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने, और कॉर्नवालिस को फेमस क्यों, क्योंकि इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट मतलब जो परमानेंट रिवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम था ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने इन्होंने दो चीजें और की थी, एक बताए थे सिविल कोड्स बनाए थे इन्होंने, ठीक है। एक इन्होंने बनाए थे क्रिमिनल कोड्स, ठीक है। इन्होंने दो टाइप के कोड्स बनाए थे, एक सिविल कोड्स, एक क्रिमिनल कोड्स। अगर सिविल कोड्स की बात करें, उनके सबसे नीचे होते थे अमीन या फिर मुंसिफ कोड जिनको बोलते हैं, अमीन या फिर मुंसिफ कोड जिनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लोवेस्ट कोर्ट के बाद आते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जिसको दीवानी कोर्ट भी बोलते थे ये, ठीक है। दीवानी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या दीवानी कोर्ट। उसके बाद हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील आता था जिसको सरदार दीवानी अदालत भी बोलते थे, ठीक है। सरदार दीवानी अदालत या फिर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जिसमें 75,000 रुपये से ज्यादा के जो केसेस थे वो सुने जाते थे, और ये मेनली क्या थे, कलकत्ता में होती थी। तो ऐसा आप मान सकते हो कि ये इस टाइप के ऐसे कोर्ट थे। सबसे नीचे थे अमीन या फिर मुंसिफ, उसके बाद थे डिस्ट्रिक्ट या फिर दीवानी कोर्ट, और फिर थी सदर अदालत। फिर आ जाते हैं हम किस पे, क्रिमिनल कोर्ट पे। क्रिमिनल कोर्ट में भी ऐसा ही था, सेम ही सिस्टम था, जैसे कि तालुका या तहसील लेवल पे स्टार्टिंग में स्टार्ट होते थे, जैसे कि दरोगा ए अदालत स्टार्टिंग में था। तालुका या तहसील लेवल पे क्रिमिनल जुडिशरी की बात कर रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट होता था। उसके बाद फिर वही सदर दीवानी अदालत होती थी, सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो ये भी, इसमें भी ऐसे ही सेम सिस्टम था, ठीक है। तो ये सिस्टम जो थे ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये हो गया हमारा, ये देखो ये हो गया हमारा दरगाह अदालत, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट और ये वाला कोर्ट, ठीक है। तो ये मेनली क्रिमिनल कोर्ट जो थे, सिविल क्रिमिनल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, ये सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। किसने, कॉर्नवालिस ने। ये चीज ध्यान रखना, परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, 86 से 93 के बीच में रहे थे, और पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी डेथ इंडिया में हुई थी। इसके अलावा इन्होंने अदर रिफॉर्म्स भी किए थे, कैसे, जैसे कि इन्होंने कोर्ट फी को एबोलिश कर दिया था। तो बहुत सारे केसेस इनके टाइम पे आने लगे थे, कोर्ट फी को इन्होंने एबोलिश कर दिया था, और जो ऑर्डिनरी जो पीपल थे वो भी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको घसीट सकते थे कोर्ट्स में, ठीक है, उनकी मिस्टेक्स के कारण। और जो भी इनह्यूमन पनिशमेंट्स थी उनको रिमूव कर दिया गया था। इनह्यूमन जो पनिशमेंट्स थी उनको रिमूव कर दिया था इन्होंने, इनह्यूमन पनिशमेंट्स को इन्होंने रिमूव कर दिया था। 1793 में ये रिटायर हो गए थे, और उनके बाद आए थे जॉन शोर। कौन आए थे, जॉन शोर, जो गवर्नर जनरल थे वो बने थे इनके बाद। फिर हाँ, इन्हीं के टाइम पे, याद रखना, इन्हीं के टाइम पे एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। सेकंड एंग्लो मराठा जो वॉर था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था, और वहाँ पे कौन सी ट्रीटी हुई थी, वहाँ पे हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वहाँ पे हुई थी, और ये इनके टाइम पे हुआ था। फिर थर्ड जो मैसूर वार था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम भी उन्हीं के टाइम पे हुई थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, और जो वहाँ पे कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, तो ये भी उन्हीं के टाइम पे हुई थी, याद रखना। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इनके टाइम पे होता। कोर्ट फीस एबोलिश की थी, ऑर्डिनरी पीपल भी शू कर सकते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, इनह्यूमन ट्रीटमेंट को वो रिमूव कर दिया था। इसके बाद जो आए थे वो आए थे जॉन शोर, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी डेथ हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15, इसके बारे में हमारी सारी चीजें हो जाती है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उससे कौन सी पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है, हमें ये बताना है। सबसे पहले आ जाते हैं मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, ये तो आपने पढ़ाई होगा कि मद्रास महाजन सभा फाउंड कब की गई थी, 1 साल पहले। कांग्रेस के 1 साल बनने से 1 साल पहले ही मद्रास महाजन सभा को फाउंड किया गया था 1884 में, और 3 लोगों ने इसको किया था। एक तो था एम वीरा घराचार्लू, ठीक है, एम वीरा घराचार्लू, और एक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, और एक थे हमारे पी आनंद चार्लू। तीनों ने मिलके 1884 में मद्रास महाजन सभा की फाउंडिंग की थी। तो पी आनंद चार्लू भी उसमें एक एसोसिएटेड पर्सन थे।
सेकंड है इंडिया लीग। जो इंडिया लीग थी ये भी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। इंडिया लीग ये कब बनी थी, ये इससे पहले बन गई थी, 1875 में इंडिया लीग बनी थी। किसने बनाई थी, शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी। किसने बनाई थी, शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी। शिशिर कुमार घोष का थोड़ी देर पहले भी नाम आया था क्योंकि इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को भी स्टार्ट किया था। अमृत बाजार पत्रिका को भी इन्होंने स्टार्ट किया था और इंडिया लीग को भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और मेनली नेशनलिज्म की फीलिंग को स्टिमुलेट करने के लिए इंडियंस में ये जो इंडिया लीग थी ये स्टार्ट की गई थी। तो शिशिर कुमार घोष बिल्कुल सही है। फिर आ जाती है हमारी बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी ना, याद रखना ये 1885 में जब कांग्रेस फाउंड की गई उसी साल ये फाउंड की गई थी। किसने इसको फाउंड किया था, इसको 3 जनों ने मिलकर फाउंड किया था। किसने, एक तो फिरोज शाह मेहता, ठीक है, एक तो फिरोज शाह मेहता, एक बदरुद्दीन त्याबजी और एक थे हमारे केटी तेलांग, ठीक है। तो ये इन्होंने किया था, एक तो फिरोज शाह मेहता, एक बदरुद्दीन त्याबजी और केटी तेलांग, इन तीनों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को फाउंड किया था। और मेनली ये किसके अगेंस्ट ये वो करी थी, जो भी लिटन की पॉलिसीज थी उस टाइम पे, जो भी लिटन की पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और इसके अलावा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट ये थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट थे, लिटल की पॉलिसी के अगेंस्ट ये थे। तो ये थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। एमजी रेनाडे इनसे एसोसिएटेड नहीं थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फाउंड की गई थी और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी और केटी तेलांग ने मिलकर फाउंड की थी। फिर है इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष ने फाउंड की थी 1875 में। अमृत बाजार पत्रिका भी उन्होंने फाउंड की थी। और उसके अलावा मद्रास महाजन सभा ये किसने की थी, एम वीरांगाचार्य, ठीक है। फिर है ये जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पी आनंदचार्लू, इन तीनों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा का फाउंड किया था 1884 में, एक साल पहले, ये उसी साल, और ये इंडिया लीग 1875 में। तो हमारी ये वाली जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं कंप्लीट, आ जाते हैं। ये हो गया हमारा आंसर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप की थी, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में फाउंड की थी। और जितनी भी अलग फैक्ट्री थी वो सारी मैंने लिखवा दी हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देख के आए हो तो आपको पता होगा, नहीं देख के आए तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं बार बार से रिपीट नहीं कर सकती। तो ये क्वेश्चन मैं पूरा करवा चुकी हूँ। डच ने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्री बनाई है, तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विद रेफरेंस टू इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1904 में पास हुआ था उसके बारे में बताना है। सबसे पहले द एक्ट वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रेले कमीशन। जो ये एक्ट था ये रेले कमीशन के रिकमेंडेशन पे पास हुआ था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है कि द एक्ट रिलैक्स द कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट कॉलेज सो एज टू प्रमोट रिसर्च इन इंडिया। देखो, जो भी करजन के टाइम पे जो भी चीज़ें पास हुई थी ना, उसमें कोई चीज़ रिलैक्सेशन तो दिया ही नहीं गया था। वहाँ पे क्या था, मेन थी वो चीज़ थी कि रूल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया था, ठीक है। जो भी प्राइवेट कॉलेज में जो कंडीशन थे उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया था रिलैक्स करने की बजाय। तो करजन के टाइम पे मेनली रिलैक्सेशन नहीं दिए गए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो हमारा आंसर आ जाता है ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया ए, क्योंकि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगा दी गई थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या बोलता है, व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के दौरान जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या थे हमारे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या थे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो हुआ था ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। सेकेंड है कि इमरजेंस, बिल्कुल देखो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कमर्शलाइज हो रहे थे। सेकंड है इमरजेंस ऑफ मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, बिल्कुल जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको वो करने के लिए, जो इंडस्ट्रीज थी या फिर जो भी ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट थी इंडिया में ब्रिटिशर्स की, उनको मैनेज करने के लिए मैनेजिंग एजेंसी हाउसेज अमर्ज हुए थे। थर्ड है फ्लोरिशिंग ऑफ अर्बन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन। देखो हमारा हैंडीक्राफ्ट तो बिल्कुल ही इन्होंने खराब कर दिया था ना, फ्लोरिश कैसे किया था, वो तो बिल्कुल उनके चीप प्रोडक्ट्स के कारण बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी क्या है, करेक्ट है। तो 19 का आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
लॉर्ड लेटन फिर से आ जाते हैं हमारे लॉर्ड लेटन, विटनेस द रिडक्शन, 3 बार ये आ चुके हैं हमारे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आए थे अभी, और एक जो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी वो इनके पॉलिसीज के अगेंस्ट वो कर रही थी, तो 2 बार इनका नाम आया। इन्होंने मैक्सिमम इंडियन सिविल सर्विसेज की जो मैक्सिमम एज लिमिट है 21 से 19 साल कर दी थी। बहुत सारे अर्ली नेशनलिस्ट ने उसको अपोज किया था, तो कौन सी थी जिन्होंने इनको अपोज किया था? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था ये कुछ इन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कि इंडिया लीग, ठीक है, इंडिया लीग के बारे में बताया था। किसने फाउंड की थी? शिशिर कुमार घोष ने फाउंड की थी, ठीक है। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष ने फाउंड की थी 1875 में, और नेशनलिस्ट आइडियाज को वो करने के लिए थी, ठीक है। मद्रास महाजन सभा मैंने बताई थी कब? 1884 में, 1 साल पहले ही फाउंड की गई थी, और ये 3 लोगों ने की थी, वो थे पी आनंद चार्लू, ठीक है, पी आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर और एम वीरांगथाचार्य, ठीक है, वीरांगथाचार्य। तो इन तीनों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा को फाउंड किया था, तो ये 2 तो नहीं थे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हमने देखी थी। अभी आगे है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, तो जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है वही है जिन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। और जो इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता है इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं, इनको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं। और ये कब बनी थी? 1876 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है। किसने बनाई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर बनाई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने मिलकर इनको बनाया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने मिलकर इनको बनाया था। 1876 में इनको बनाया था, और ये क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की 4 रनर थी, और फिर बाद में 1886 में ये क्या हो जाती है? कांग्रेस से यूनाइट हो जाती है, ठीक है, याद रखना। 1886 में क्या कर जाती है? कांग्रेस से यूनाइट हो जाती है। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इन्होंने जो इंडियन सिविल सर्विसेज की एज कम की थी उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के बारे में हमने देख लिया, इंडियन लीग के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, और मद्रास महाजन सभा के बारे में देख लिया। अब है हमारी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने फाउंड की थी? दादा भाई नारोजी ने। किसने फाउंड की थी? दादा भाई नारोजी ने फाउंड की थी, और 1866 में इन्होंने फाउंड की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। और याद रखना ये कहाँ पे फाउंड की थी? लंदन में फाउंड की थी, याद रखना, ठीक है। लंदन में फाउंड की थी, 1866 में की थी। दादा भाई नारोजी ने फाउंड की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो भी इंडिया के जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने के लिए, और जितने भी पब्लिक मैन है इंग्लैंड में उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि वो इंडियन पीपल के वेलफेयर के लिए काम करें। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नारोजी ने फाउंड की थी 1866 में लंदन में जाके, ठीक है। तो ये जो और सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी देख लिया, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के बारे में भी देख लिया किस किसने फाउंड किए। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। लॉर्ड ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी? देखो ये लॉर्ड ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी, इसके बारे में तो आपको मतलब रटा ही होना चाहिए कि इनकी फॉरवर्ड पॉलिसी क्या हो सकती है। इनकी फॉरवर्ड पॉलिसी थी ही वांटेड टू क्रिएट अफगानिस्तान ए ब्रिटिश फ्रेंडली बफर स्टेट टू काउंटर रशिया एक्सपेंशनिस्ट इन सेंट्रल एशिया। बस यही था मेन, ठीक है। इसी के लिए उन्होंने क्या की थी? एक ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीपार्टाइट ट्रीटी भी साइन की थी। ट्रीपार्टाइट ट्रीटी भी साइन की थी शाह शुजा और रंजीत सिंह के साथ, ठीक है। शाह शुजा को बोला गया था कि आपको काबुल की थ्रोन पे बिठा दिया जाएगा सिखों की आर्म्ड असिस्टेंस के साथ, लेकिन जो भी हम बोलेंगे, जो भी इंग्लिश और सिख बोलेंगे, वैसे ही आपको अपने फॉरेन रिलेशन मेंटेन करने होंगे। ये इन्होंने बोला था, ये कंडीशन रखी थी ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में। तो लॉर्ड ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी यही थी, ठीक है, क्योंकि वो अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच? वुड डिस्पैच का कौन सा पार्ट नहीं? वुड डिस्पैच ने क्या नहीं बोला था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये तो बिल्कुल उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज जो थी ये तो बनी थी उस टाइम पे, ठीक है। सेकंड है द इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड फॉर फाइनेंशियल हेल्प, तो स्कूल ये भी ग्रांट इन एड का कंसेप्ट भी आया था, ये मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ।
थर्ड है एजुकेट ए स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल क्लासेस विच लेड टू डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन एट ए लार्ज। मैंने ये चीज़ बताई थी कि 1854 का जो एक्ट था, वुड डिस्पैच जो एक्ट था, उसने रिपुडिएट कर दिया था कि नहीं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी गलत है, ये नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए खुद ही उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की। तो ये बोल रहे हैं कि एजुकेटेड स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल क्लास विच विल लीड टू डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन एट लार्ज स्टेज। ये स्टेटमेंट नहीं है ये, क्योंकि ये जो थ्योरी थी ये उन्होंने क्या कर दी थी, रिपुडिएट कर दी थी। तो थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने पूछा क्या, नॉट करेक्ट ही पूछा, रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछी, तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो ओनली थर्ड है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ए सोशल रिफॉर्मर ही अपोज द बिलीफ इन प्रिंसिपल्स ऑफ नियति और डेस्टिनी। डेस्टिनी में इन्होंने विश्वास नहीं किया। ही स्टेटेड दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट वर्क ऑन हिज ओन फॉर हिज सॉल्वेशन। ही डिनाउंस्ड आइडल्ट्री एंड रिचुअलिस्टिक वर्शिप एंड प्रमोटेड रिवाइवलिज्म ऑफ वेदास। देखो, एक ने ही रिवाइवलिज्म ऑफ वेदास के बारे में वो बोला है, वो कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने 1875 में ही इन्होंने आर्य समाज को भी फाउंड किया है। ठीक है, आर्य समाज को भी इन्होंने फाउंड किया। और याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 3 किताबें लिखी हुई है मेनली। स्वामी दयानंद ने कितनी किताबें लिखी है, 3 किताबें लिखी है। कौन कौन सी, एक तो है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, एक तो है सत्यार्थ प्रकाश, एक है वेद भाषा, एक था वेद भाषा, एक है वेद भाषा भूमिका, एक है वेद भाषा भूमिका, एक है वेद भाषा भूमिका। तो वेद भाषा भूमिका और एक सत्यार्थ प्रकाश, 3 बुक्स इन्होंने लिखी हैं। और इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन्स एक इन्होंने दिया। देखो ये लास्ट में बोला था ना, इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन्स, ये स्लोगन किसने दिया, इन्होंने दिया। ये तो है स्लोगन। एक और चीज ध्यान रखना, इंडिया फॉर इंडियंस एक बुक भी लिखी गई है, याद रखना, इंडिया फॉर इंडियंस एक बुक भी लिखी गई है। और ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये CR दास ने लिखी है, चित्तरंजन दास ने लिखी है ये। ठीक है, CR दास ने ये बुक लिखी है। और ये सबसे पहले थे जिन्होंने स्वराज के लिए कॉल दिया था एज इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और फिर ये लोकमान्य तिलक जी ने इस कॉल को ले लिया था। और ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इंडिया फॉर इंडियन CR दास। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या बोलता है, इंस्टीट्यूशन और उसके फाउंडर के बारे में बात करनी है। इंस्टीट्यूशन और उसके फाउंडर, सबसे पहले है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स ने ही फाउंड की थी बिल्कुल। और कब की थी, ये 1784 में की थी। ठीक है, और इसमें जो थे इंडियंस को सबसे पहले एडमिट कब किया गया था, 1829 में सबसे पहले इसमें इंडियन को एडमिट किया गया था। फिर आती है बनारस संस्कृत कॉलेज। जो बनारस संस्कृत कॉलेज था ये कब फाउंड किया गया था, ये डंकन ने फाउंड किया था, जोनाथन डंकन ने। किसने किया था, जोनाथन डंकन ने इसको फाउंड किया था। और कब किया था, 1791 में इसको फाउंड किया था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई हमारी। बस अभी फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड देख लेते हैं। हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता, जो हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता है वो कब फाउंड किया गया था, 1817 में फाउंड किया गया था। ठीक है, और 1817 में फाउंड किया गया था। और देखो इसने बोला था फाउंडर या फिर एसोसिएट मेंबर भी हो तब भी चलेगा। तो देखो राजा राम मोहन राय एसोसिएट मेंबर थे उसके, क्योंकि जो हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता था वो फाउंड किसने किया था, डेविड हारे ने किया था। किसने किया था, डेविड हारे ने किया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी कि ये एसोसिएटेड मेंबर तो थे ही, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। तो आंसर क्या आ गया, बी। इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय जी थे उन्होंने कौन सी एक कॉलेज फाउंड किया था, वेदांता कॉलेज। वेदांता कॉलेज उन्होंने फाउंड किया था 1825 में। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और आती हैं। एक आती है कलकत्ता मदरसा, एक आते हैं कलकत्ता मदरसा। जो कलकत्ता मदरसा था वो वैरन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। ठीक है, वैरन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। ये बनवाया था 1781 में। कब बनवाया था, 1781 में। मुस्लिम जो लॉज थे, फिलोसफी थी, उसको स्टडी करवाने के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ बनी थी जिसको बोलते हैं फोर्ट विलियम्स कॉलेज। फोर्ट विलियम्स कॉलेज किसने बनवाया था, वेलेस्ले ने बनवाया था। ठीक है, ये कब बनवाया था, 1800 में बनवाया था। 1800 में उन्होंने बनवाया था। और मेनली सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए था, सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए था। तो ये कुछ कॉलेज हैं। देखो, फोर्ट विलियम्स कॉलेज हो गया हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो गया, बनारस संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता और कलकत्ता मदरसा और वेदांता कॉलेज। ये कुछ 5-6 कॉलेज हो गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना, आज के बाद आपकी ये चीज़ें गलती नहीं होनी चाहिए।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। G24 के बारे में बताना है। इट कोऑर्डिनेट्स द पोजीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन मॉनिटरी एंड डेवलपमेंट इश्यूज इन ब्रिटेन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, इंडिया इज द ओनली साउथ एशियन कंट्री विच इज मेंबर ऑफ दिस ग्रुपिंग। देखो G24 ग्रुप जो था ना, ये बना था 1971 में, ठीक है। G77 ग्रुप ने इसको बनाया था, वन ऑफ इट्स चैप्टर्स, लेकिन फॉर्मली ये 1972 में फिर इसको मतलब फॉर्मली बना दिया गया था। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, कहाँ से? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, तीन कॉन्टिनेंट से लैटिन अमेरिका से जो है मेंबर्स हैं, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तीनों से, ठीक है। 8-8 मेंबर हैं चारों तरफ से। तो इसने बोला है कि साउथ एशिया से केवल और केवल इंडिया है, तो ऐसा नहीं है, इंडिया ही नहीं है। देखो क्योंकि जो एशिया है ना, वहाँ से बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि लेबनान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, फिलीपाइंस, उसके बाद श्रीलंका, चाइना, ठीक है, सीरिया, तो ये सारे मेंबर्स हैं। तो ये सारे, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, चाइना भी हो गया, ईरान भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, इतनी सारी कंट्रीज हैं, तो इंडिया अकेला कैसे हो सकता है? तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट ये होगी। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वॉशिंगटन में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इसके वॉशिंगटन डीसी में है, जहाँ पे भी IMF का वेन्यू है वहीं पे है, IMF के हेडक्वार्टर है वहीं पे है। उसके बाद इनकी जो गवर्निंग बॉडी है, G24 की जो गवर्निंग बॉडी है, वो साल में 2 बार मिलती है, मीट्स ट्वाइस, एक साल में 2 बार ये मिलती है। उसके अलावा G24 ब्यूरो एक एग्जीक्यूटिव आर्म है। G24 ब्यूरो क्या है? एक एग्जीक्यूटिव आर्म है। इसमें क्या है, एटलीस्ट हर एक जो ग्रुप है उससे हर एक मेंबर इस ब्यूरो में प्रेजेंट रहता है। मतलब जैसे कि एशिया का कोई ग्रुप हो गया, अफ्रीका का ग्रुप हो गया, तो कोई ना कोई एक मेंबर इन ग्रुप से जरूर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा किसके बारे में? G24 ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 25 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसने बोल रखा है कि ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 वाज द रोल प्लेड बाय इंटेलिजेंसिया। मतलब एक सिग्निफिकेंट जो रोल था इंडिगो, मतलब सिग्निफिकेंट जो फीचर था इंडिगो रिवोल्ट का, वो ये था कि उसमें इंटेलिजेंसिया ने काफ़ी रोल प्ले किया था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हु ऑन द फॉलोइंग प्लेड ए की रोल थ्रू द न्यूज़पेपर हिंदू पेट्रोइट। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हिंदू पेट्रोइट न्यूज़पेपर बाय पब्लिशिंग रेगुलर रिपोर्ट्स फ्रॉम हिज कॉरेस्पॉन्डेंस इन दी रूरल एरियाज ऑन प्लांटर्स ऑपरेशंस एंड पीजेंट कोज। मैंने क्या बताया था? मधुसूदन रॉय, हिंदू पेट्रोइट के बारे में क्या बताया था? मधुसूदन रॉय जिन्होंने इसको फाउंड किया था, लेकिन उनका तो नाम इसमें नहीं है। तो मैंने एक का और नाम बताया था जो इसके न्यूज़पेपर को एडिट करते थे, वो कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, जो अपने आर्टिकल्स के थ्रू इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बताते थे, ठीक है, जो अपने आर्टिकल्स के थ्रू इनके बारे में बताते थे। मैंने ये चीज़ें आपको बता भी दी है। इसके अलावा एक और न्यूज़पेपर था जो काफ़ी ज़्यादा इंडिगो रिवोल्ट के बारे में जिसने लिखा, जिसका नाम क्या था? नील दर्पण। ये किसका था? दीन बंधु मित्रा का न्यूज़पेपर था नील दर्पण। उसमें भी इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बात की गई है। और हिंदू पेट्रोइट जो न्यूज़पेपर थे उसके एडिटर भी इसी के बारे में मेनली लिखते थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इसका तो आंसर हो गया हमारा क्या? हरीश चंद्र मुखर्जी। इसके अलावा इंडिगो रिवोल्ट की बात करें, इंडिगो रिवोल्ट 1859-60 में स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट हुआ था, बंगाल में हुआ था। और मेनली इसको लेड कौन कर रहे थे? इसको लेड कर रहे थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों मिलके इसको नादिया डिस्ट्रिक्ट में लेड कर रहे थे। इसके अलावा मतलब ये क्या हुआ फिर, इसके बाद क्या हुआ, एक इंडिगो कमीशन बनाया गया। गवर्नमेंट ने, और इस इंडिगो कमीशन ने 1860 में रिपोर्ट दी। और इसमें क्या बोला गया कि जो भी पीजेंट्स हैं उनको कंपेल नहीं करना चाहिए इंडिगो को ग्रो करने के लिए, और इंश्योर करना चाहिए जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल हो जाएं लीगल मीन से। और फिर 1860 तक लगभग जो इंडिगो प्लांटेशन थी वो क्या हो जाती है? वाइप आउट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो जाता है वो जाता है हमारा ए। देखो अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को देख ही लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एक रिक्वेस्ट पे
सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फारूक शियार्स ग्रांटिंग ऑफ फरमान टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फारूक शियार के फरमान के बारे में हमें बताना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज परमिटेड टू इशू दस्तखत फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए वो दस्तक या फिर पासिस पास कर सकती थी, ये स्टेटमेंट सही है। द कॉइन्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे वर टू बी एक्सेप्टेड एट करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। बिल्कुल, उनकी करेंसी भी मुगल एम्पायर में एक्सेप्ट होती, ये भी उन्होंने किया था। और इसके अलावा इन्होंने और क्या दिया था उस फरमान में, कंपनी को रेंट भी ले सकती थी, मोर रेंट पे ले सकती थी मोर लैंड को फॉर अराउंड कलकत्ता। ठीक है, ट्रेड करने के लिए, तो ये भी इन्होंने इनको दे दिया था। इसके अलावा इन्होंने बोला था, इन्होंने जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी थी कंपनी की सारी एग्जाम्प्ट करती थी और केवल 3,000 रुपये उनको स्टार्टिंग में देने थे। ठीक है, 3,000 रुपये वो एक बार दे देते, तो उसके बाद इनकी सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने एबोलिश कर दी थी। किसने? फारूक शियार जी ने। इसीलिए ये 3 मेन फरमान थे इनके, और इसीलिए इसको जो था फारूक शियार के फरमान को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी इसको बोला जाता है कि इनको बहुत ज़्यादा इनको राइट्स दिए थे उन्होंने। इसके अलावा बहुत सारी प्रिविलेजेस उन्होंने बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में भी उनको दी थी। ठीक है, तो ये था फारूक शियार जी का ग्रांटिंग ऑफ फरमान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या और हाँ, मतलब फारूक शियार ने जो फरमान दिया था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई तो उनके कोर्ट में गया होगा, तो कौन गया था? जॉन सरमान गए थे उनके कोर्ट में 1715 में। ठीक है, कब गए थे? 1715 में उनके कोर्ट में गए थे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ब्रिटिश कौन सा ऑफिशियल उनके कोर्ट में गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27, उसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सब्सिडरी अलायंस किसने एक्सेप्ट की थी? मैं अभी बताया था सब्सिडरी अलायंस किसने एक्सेप्ट की थी। सबसे पहली स्टेट कौन सी थी? हैदराबाद। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सबसे पहली स्टेट कौन सी थी? हैदराबाद थी। ठीक है, उसके बाद नवाब ऑफ अवध और होलकर, सब ने इसकी जो वो थी एक्सेप्ट की थी। और सब्सिडरी अलायंस किसने स्टार्ट की थी? वेलेस्ले ने स्टार्ट की थी, 1798 में की थी। और वेलेस्ले कब से कब तक रहे थे? 1798 से 1805 तक रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। और ये मैं ईयर वाइज भी करवा चुकी हूँ, कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंडर आई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, जो पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा। तो आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। देखो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी थोड़ी देर पहले ही मैंने करवाई है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और कौन से थे? आनंद मोहन बोस, दोनों ने मिलकर बनाई थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी क्या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ही वॉज डिसकंटेंटेड विद प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसी से दुखी थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। और ये रिपन कॉलेज से भी एसोसिएटेड है, याद रखना। रिपन कॉलेज को ही बाद में किस नाम से जाना जाता है? इनको सुरेंद्र नाथ इनके कॉलेज को किस नाम से जाना जाता है? शायद सुरेंद्र नाथ कॉलेज के नाम से फाउंड किया गया। रिपन, पहले उसका नाम रिपन कॉलेज था, बाद में उस कॉलेज का नाम क्या हो गया? सुरेंद्र नाथ कॉलेज हो गया। ठीक है, सुरेंद्र नाथ कॉलेज हो गया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन। देखो, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ये पहले इंडियन थे जो जेल में गए थे फॉर हिज परफॉर्मेंस हिज ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट। ये स्टेटमेंट भी मैं बता चुकी हूँ। तो कौन थे वो? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे और इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन भी किया था। ठीक है, और 1990 में, देखो याद रखना, 1990 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। ठीक है, एक ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है। 1919 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। ये जो थी, ये थी जिन्होंने ये फाउंड की थी। तो ये 1990 में इन्होंने पार्टी फाउंड की थी। उसके अलावा सुरेंद्र नाथ कॉलेज के बारे में बता दिया। हाँ, एक और चीज़ के लिए ये फेमस है कि दी बेंगोली जो न्यूज़पेपर था,
1862 में जिसको फाउंड किया था गिरीश चंद्र घोष ने जिसको फाउंड किया था द बंगाली न्यूज़पेपर, जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, उनको इन्होंने खरीदा था और 40 इयर्स तक उन्होंने इसको एडिट किया था। 1879 में उन्होंने इसको खरीद लिया था और 40 इयर्स तक इन्होंने एडिट किया था इस न्यूज़पेपर को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पता ही है। केटी तेलांग जो थे ये जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, केटी तेलांग काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं जो कि जज भी थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। और बदरुद्दीन त्याब जी और फिरोज शाह मेहता के साथ मिलकर इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की फाउंडेशन भी रखी थी। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन भी इन्होंने फाउंड की थी। ठीक है, आर.सी. दत्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1899 में, बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद ये दादा भाई नारोजी के टाइम पे और एम.जी. रेनाडे के टाइम के पर्सन हैं ये। और ये बंगाल जो लिबरेशन कमेटी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके भी मेंबर थे ये आर.सी. दत्त। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें इन और मेंबर्स के बारे में भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दलित मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, आदि हिंदू मूवमेंट इन 1922 वॉज लॉन्च्ड बाय। आदि हिंदू मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको पता ही होना चाहिए। तो ये जो आदि हिंदू मूवमेंट था किसने फाउंड किया था? ये किया था स्वामी अच्युतानंद ने। किसने किया था? आदि हिंदू मूवमेंट हिंदूज में अवेयरनेस लाने के लिए ये किया गया था। ठीक है, ये किया गया था। और ये इनके अकॉर्डिंग क्या था, स्वामी अच्युतानंद मानते थे कि जो आर्यंस थे उन्होंने सबसे पहले जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिजिनस किंग्स को हरा दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ के लोगों को क्या बना दिया उन्होंने? दलित बना दिया और उनकी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी कल्चर इन्होंने यहाँ पे चला दी। ठीक है, और जो भी याद रखना एक और चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि जो भी आर्य समाज और जो ब्रह्मो समाज जो भी रिफॉर्म्स कर रहे थे ना, ये उनके अगेंस्ट थे। ठीक है, ये उनके अगेंस्ट थे। जो भी आर्य समाज और ब्रह्मो समाज जो भी काम कर रहे थे ये उनके रिफॉर्मेशन वर्क के अगेंस्ट थे स्वामी अच्युतानंद। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट अनटचेबिलिटी को डील नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट अनटचेबिलिटी से, इसलिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ थे। ये आर्य समाज और ब्रह्मो समाज के भी खिलाफ थे स्वामी अच्युतानंद, और जिन्होंने आदि हिंदू मूवमेंट को 1922 में क्या किया था? लॉन्च किया था। तो इसको याद रखना, काफ़ी अच्छी मतलब क्वेश्चन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। एनेक्सेशन ऑफ अवध के बारे में बताना है। 1857 सबसे फेमस जो एनेक्सेशन है अवध का ही है, जो मिस गवर्नेंस के बेस पे किया गया था। इट वॉज अनेक्स्ड अंडर गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस। बिल्कुल, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक नीति लाए थे ये, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब इनकी अवध में नहीं चल पाई तो इन्होंने मिस गवर्नेंस के बेस पे जो था अवध को अनेक्स कर लिया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, वाजिद अली शाह वाज द रूलर ऑफ अवध एट द टाइम ऑफ एनेक्सेशन। बिल्कुल, वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के रूलर थे जब इन्होंने एनेक्स किया। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, वाजिद अली शाह वहाँ के रूलर थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इसमें कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन प्री कांग्रेस एरा कंसिडर। देखो, प्री कांग्रेस एरा में कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में। कब फाउंड की गई थी? 1867 में। ब्रिटिश जो लोग हैं उनको इंडियन लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचने के लिए जो दादा भाई नारोजी ने फाउंड की थी। ठीक है, ये इन्होंने बोल रखा है कि उन्होंने क्या फाउंड की थी? वो सिएटल में फाउंड की थी। ठीक है, ये क्या है? उन्होंने सिएटल में फाउंड की थी। तो मैंने अभी बताया था वो इन्होंने कहाँ पे फाउंड की थी? लंदन में फाउंड की थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है, इन्होंने कहाँ पे फाउंड की थी? वो लंदन में फाउंड की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नारोजी ने की थी, लेकिन लंदन में फाउंड की थी, सिएटल में नहीं की थी। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है पूना स्वराजनिक सभा। जो पूना स्वराजनिक सभा है, पूना स्वराजनिक सभा किसने बनाई थी? 1870 में ये बनी थी। ठीक है, किसने बनाई थी? एम.जी. रेनाडे और कुछ एसोसिएट मेंबर्स थे, उनने मिलकर ये बनाई थी पूना स्वराजनिक सभा। was formed after the merger of लैंड लोडर्स एसोसिएशन एंड बंगाल। देखो नहीं, ये इनके मर्जर से नहीं बनी थी, क्योंकि लैंड लोडर एसोसिएशन और जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है उनके मर्जर से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम था?
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी थी 1851 में। लैंड लॉर्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को मिला के एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी थी 1851 में, ना कि पूर्ण स्वराजनिक सभा थी। जो पूर्ण स्वराजनिक सभा थी वो 1870 में बनी थी, एमजी रेनाल्डे और उसके एसोसिएट्स ने बनाई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि पूर्ण स्वराजनिक सभा इज डिफरेंट एंड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इज डिफरेंट। फिर आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। गजरुल्लू लक्ष्मी नारायण छेत्री लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास जो नेटिव एसोसिएशन है वो कब फाउंड की गई थी, 1852 में फाउंड की गई थी, और लक्ष्मी नारायण इन्होंने ही फाउंड की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन्होंने फाउंड की थी। ठीक है, तो ये देखो हमने कितनी ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक होगी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, एक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, देखो एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, एक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, एक पूर्ण स्वराजनिक सभा है, और एक है ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो ये देखो 4 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक कहीं पे भी लिख लेना, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा फिर। तो क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर क्या है, केवल ए, क्योंकि केवल इसमें यही स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब थर्ड इज करेक्ट है और पहली और दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इन 1920 लेबर मूवमेंट इन इंडिया गोट ए मेजर फ्लिप विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी थी, 1920 में बनी थी। तो उसके बारे में बताना है। C.R. दास वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो याद रखना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय इनके पहले प्रेसिडेंट थे। और अगर पहले सेक्रेटरी की बात करें, जनरल सेक्रेटरी की बात करें, वो थे दीवान चमन लाल। कौन थे, दीवान चमन लाल इनके पहले जनरल सेक्रेटरी थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है कांग्रेस एट इट्स गया सेशन, गया कांग्रेस ने अपने गया सेशन में जो 1922 में हुआ था, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, C.R. दास। याद रखना उसके प्रेसिडेंट कौन थे, C.R. दास थे। वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड फॉर्मड ए कमेटी टू असिस्ट इट। उन्होंने कमेटी बनाई उसको असिस्ट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखना। और मेनली ये क्या थी, ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया में बनाई गई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी और ए स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। देखो ये तो हो गए हमारे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में हमारे मेंबर्स। तो इसके अलावा और कौन कौन मेंबर थे इसमें, देखो तो एक थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एक तो थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा और कौन थे, और इसके अलावा थे हमारे सत्यम मूर्ति, ठीक है, एक थे हमारे सत्यम मूर्ति, एक थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, एक थे हमारे J.M. सेनगुप्ता, ठीक है, और एक थे हमारे C.F. एंड्रयूज। तो ये सारे ही इस ऑर्गेनाइजेशन में थे। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनी थी। और पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, लाला लाजपत राय, और दीवान चमन लाल इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बने थे। अदर मेंबर से जवाहरलाल नेहरू और सत्यम मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस, J.M. सेनगुप्ता और C.F. एंड्रू इसके अदर एसोसिएटेड मेंबर्स थे। गया सेशन कांग्रेस में इसके फॉर्मेशन को क्या किया गया था, वेलकम किया गया था, और कमेटी बनाई गई थी इसको असिस्ट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखो, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड, ये क्वेश्चन पहले मैंने करवाया था, पहले ऐसा ही क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था, उसमें आया था कि नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड, समथिंग ऐसा था, उसमें नो था। देखो तो याद रखना, वन जो लिखेंगे ना वो गए श्री नारायण गुरु। ठीक है, इसको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड है वो कौन लिखते हैं, श्री नारायण गुरु। और जो नो रिलीजन नो कास्ट नो जो भी है नो बोलते हैं वो है शहोदरण अयप्पन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, बस यही आपको ध्यान रखना है। अयप्पन ने नो बोला था हर चीज में, और नारायण गुरु ने वन बोला था। ठीक है, ये कुछ इस चीज में फेमस है। अब श्री नारायण गुरु जी ने एक फेमस मूवमेंट भी फाउंड किया जिसको बोलते हैं SNDP मूवमेंट। ठीक है, उस SNDP मूवमेंट उसके प्रेसिडेंट और चेयरमैन भी थे ये, और 1903 में इन्होंने ये SNDP मूवमेंट को जो फाउंड किया था। ठीक है, इनके जनरल सेक्रेटरी कौन थे, कुमार आसान इनके जनरल सेक्रेटरी थे, इस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, और कब कहाँ पे ये फाउंड की गई थी, अमंग इजावाज ऑफ केरला।
केरला के इस हवाज में उन्होंने ये फाउंड की थी। फॉर अलग अलग मतलब बहुत सारे इश्यूज़ के लिए इन्होंने फाउंड की थी, जैसे कि पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के लिए, और जो भी रोड्स वगैरह हैं, टेम्पल एंट्री है, जो छोटे लोग हैं उनकी, मतलब जो भी दलित लोग हैं उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने किया था क्या SNDP मूवमेंट उन्होंने फाउंड किया था। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था 1889 में, याद रखना, उन्होंने 1889 में उन्होंने एक और वो फाउंड किया था क्या, अरयुवीपुरम क्षेत्र योगम, ये इन्होंने फाउंड किया था। और कुमार असान जो थे, यहीं पे इनके जो थे वो डिसिपल बने थे, ठीक है, यहीं से इनके डिसिपल बने थे कुमार असान। फिर इन्होंने क्या फाउंड की, बाद में SNDP इन्होंने मूवमेंट फाउंड किया केरला की हवाज कास्ट के लिए, फिर कुमार असान उसके जनरल सेक्रेटरी बन गए थे। तो ये चीज़ आपको कुछ कुछ ध्यान रखनी है। श्री नारायण गुरु के बारे में, इनके अयप्पन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। प्लेज मूवमेंट बहुत बार बता चुके हूँ, बहुत बार क्या, 2 बार तो कम से कम कंप्लीट हो ही चुका है। सबसे पहले दी मूवमेंट प्लेज फॉर कंडक्टिंग विडो रीमैरिज, मैंने बताया था प्लेज मूवमेंट को कौन सी ऑर्गेनाइज, देखो क्या होता है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इसकी सोशल रिफॉर्म सेल इसको बोलते हैं, सोशल रिफॉर्म सेल इसको बोलते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को किसने ये फाउंड की थी, ये फाउंड की थी MG रेनाडे और रघुनाथ राव ने इसको फाउंड किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को। कब, 1887 में इसको फाउंड किया था। सोशल रिफॉर्म सेल है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और हर साल वहीं पे मिलती थी। क्योंकि अलग ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई, क्योंकि सोशल रिफॉर्म्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी मेन पार्टी में इंक्लूड नहीं करना चाहती थी। तो फिर इसी का एक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का एक फेमस मूवमेंट है प्लेज मूवमेंट, और वो किसके लिए है, ताकि लोग प्लेज लें कि वो चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे, विडो रीमैरिज नहीं, किसके लिए था ये, चाइल्ड मैरिज के लिए था, ठीक है, ये किसके लिए था, चाइल्ड मैरिज के लिए था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, और क्या हो जाती है, इसकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कई बार हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन निकालता है, तो कौन निकालता है, FSSAI निकालती है। और मेनली इसमें 5 पैरामीटर्स पे वो निकालती है, जैसे कि एक तो है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, ठीक है, उसके बाद एक है कंप्लायंस, एक फूड टेस्टिंग इंफ्रा सर्विलियंस, ठीक है, फूड टेस्टिंग इंफ्रा सर्विलियंस, और एक फिर ट्रेडिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और एक है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो इन 5 ये पैरामीटर्स हैं जिसपे जो ये है ये रैंकिंग बेस है, ठीक है। अगर 2021 की रैंकिंग की बात करें स्टेट फूड की इंडेक्स की, तो लार्जर स्टेट में गुजरात सबसे पहले आया है, उसके बाद केरला है, उसके बाद तमिलनाडु है, ठीक है, लार्जर स्टेट्स की बात करें। अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो गोवा सबसे आगे आया है, उसके बाद मेघालय आया है, और उसके बाद मणिपुर आया है, ठीक है, ये स्मॉलर स्टेट्स हो गए। अगर यूटीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर सबसे पहले आया है, उसके बाद अंडमान निकोबार आया है, और उसके बाद हमारा न्यू दिल्ली आया है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी यूटीज, ठीक है। तो लार्जर स्टेट, स्मॉलर स्टेट और यूटीज ये आए हैं हमारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में सबसे आगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। गुरुव्रत सत्याग्रह किसके लिए, गुरुव्रत सत्याग्रह कहाँ पे, देखो ये जो सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया था, 1931-32 में स्टार्ट किया गया था। एक गुरुव्रत टेम्पल है, उसमें अनटचेबल की एंट्री के लिए शुरू किया गया था। तो फर्स्ट इट वाज ए मूवमेंट टू अलाउ अनटचेबल टू फेच वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स। नहीं, देखो अनटचेबल के लिए पानी लाने के लिए किसने स्टार्ट किया था, एक महाड़ सत्याग्रह स्टार्ट किया था, किसने, B.R. अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया था ये पानी लाने के लिए, ठीक है। और जो गुरुवर सत्याग्रह है, गुरुवर एक टेम्पल का नाम है, वहां पे एंट्री के लिए था ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। सेकंड है इट टुक्स प्लेस इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश एसोसिएशन, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो जो ये केरला में हुआ था, ठीक है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वहाँ पे कहाँ से आ गई, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई।
ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो ये केरला में था और मेनली इसको कौन लेड कर रहे थे, उनको लेड कर रहे थे के किलाप्पन। कौन थे? के किलाप्पन इनको लेड कर रहे थे और इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी 12 दिन तक, 12 डेज तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। और फिर जो महात्मा गांधी जी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने इनके फास्ट को तुड़वाया था। ठीक है, उनके कहने पे इन्होंने अब अपनी हंगर स्ट्राइक को क्या कर दिया था, अबंडन कर दिया था। इसीलिए इनको जो के किलाप्पन है इनको केरला गांधी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? केरला गांधी भी बोला जाता है, के किलाप्पन को। ठीक है, याद रखना केरला गांधी के नाम से के किलाप्पन को जाना जाता है। वो किस मूवमेंट में थे? गुरुवर सत्याग्रह में थे। ठीक है, और ये सत्याग्रह कब हुआ था? 1931-32 में हुआ था। ये भी चीज ध्यान रखना, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था या फिर उस टाइम पे क्या थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, गांधी इरविन पैक्ट चल रहा था। महट सत्याग्रह था पानी लाने के लिए पब्लिक वेल वगैरह से। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो गई हैं। तो आंसर क्या आ गया? डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। रिसेंटली क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग किस कंट्री के साथ हमारा हो रहा है? तो वो किसके साथ हो रहा है? यूएसए के साथ हो रहा है। ठीक है, और ये इंडिया यूएसए जो क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा है ना 2030 का, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। याद रखना इस क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के 3 पिलर्स हैं। 3 क्या है? एक तो है क्लाइमेट एक्शन पिलर। इस क्लाइमेट एक्शन पिलर में क्या है कि हम जो है नेक्स्ट डिकेड में अपने एमिशंस को कम करेंगे। क्या करेंगे? एमिशंस को क्या करेंगे? कम करेंगे। फिर दूसरा जो हमारा पिलर है वो है फाइनेंस पिलर की, जो अमेरिका है वो हमारी हेल्प करेगा फाइनेंस को लाने में। ठीक है, हमारे कैपिटल को अट्रैक्ट करवाने में यूएसए हमारी हेल्प करेगा। और जो भी बायलैटरल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट ट्रेड है उसमें हमारी कोऑपरेट मतलब कोलैबोरेट करेगा या कोऑपरेट करेगा हमारे साथ। ठीक है, और एक तीसरा पिलर है वो है, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस पिलर। इसमें मेनली क्या है? मेजर किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा क्लाइमेट रिस्क को। मेजर एंड मैनेज क्लाइमेट रिस्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसके बारे में। तो यूएसए के साथ ये साइन किया जा रहा है। तो ये होगा क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। विष्णु यूएक्स निप्टूनी क्या है? ये क्या है? तो याद रखना ये क्या है? एक एक्सटिंक्ट जीनस है। किसका? ओटर का। याद रखना बस ये आपको यही याद रखना है। इसके नाम के अलावा हम और क्या याद कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में हमें बताना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तो सबसे पहले है कि इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। इन्होंने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको वो कर दिया था बिल्कुल। सेकंड है इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड पंजाब। ये भी उन्होंने बोला था। थर्ड है कि इट एम्पावर्ड द काउंसिल टू डिस्कस फाइनेंशियल मैटर एंड बजट। याद रखना बिल्कुल कोई पावर नहीं थी काउंसिल के पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई रियल पावर नहीं थी, कोई बजट के ऊपर कंट्रोल नहीं था, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन को वो डिस्कस नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, एक और जो भी 1773 में जो भी सेंट्रलाइजिंग ट्रेंड जो थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था उसमें जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो स्टार्ट की गई थी उसको बिल्कुल इसने रिवर्स किया था। इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। 1861 से क्या हुआ था? डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये जो सेंट्रलाइजेशन था ये अपनी पीक पे कब हो जाता? 1833 में पीक पे पहुंच गया था और 1861 में इसको वो करना शुरू कर दिया गया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट इतना ज्यादा फेमस क्यों? क्योंकि जो पोर्टफोलियो सिस्टम था ना, पोर्टफोलियो सिस्टम, बाद में इसी को कैबिनेट सिस्टम जो बोला गया, पोर्टफोलियो सिस्टम इसी एक्ट के अकॉर्डिंग शुरू हुआ था। और यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम को? लॉर्ड कैनिंग ने। याद रखना पोर्टफोलियो सिस्टम यहीं पे स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड कैनिंग ने उसको स्टार्ट किया था और यही बाद में किसका वो बना? कैबिनेट सिस्टम, इसी से इंट्रोड्यूस हुआ। तो याद रखना जो पोर्टफोलियो सिस्टम या कैबिनेट सिस्टम किस एक्ट से आया है? ब्रिटिश एक्ट से। तो वो आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। ठीक है, और जो इंडियंस थे उनको एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए अलाउड था, लेकिन वो केवल और केवल कौन थे? इलाइट्स थे। ये भी चीज ध्यान रखना, इंडियंस अलाउड तो थे लेकिन वो केवल इलाइट सेक्शन से थे जो पर्सन अलाउड थे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन काउंसिल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो हमारी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है बस उसमें यही सारी चीजें हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कौन सी टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं? प्रिसीजन गाइडिंग स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है? तो ये जो टेक्निक है ये टेक्निक है कि हम क्या करेंगे,
कंट्रोल करेंगे मॉस्किटो की ग्रोथ यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, मॉस्किटो की ग्रोथ को कंट्रोल करना है यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हमें बताना स्ट्रेचे कमीशन और वुड हेड कमीशन के बारे में, किसके लिए बैठे थे। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। ये किसके लिए थे, फेमाइन के लिए बैठे थे, ये प्रिवेंटिव मेजर फेमाइन के लिए। और जो स्ट्रेचे कमीशन था ये फर्स्ट फेमाइन कमीशन था। ठीक है ना, स्ट्रेचे कमीशन फर्स्ट फेमाइन कमीशन था जो बैठा था। और कब किसने बिठाया था, ये लिट्टन ने बिठाया था। ठीक है, याद रखना लिट्टन का नाम बहुत बार आ गया, लिट्टन ने इसको बिठाया था। तो लिट्टन कितना ज़्यादा फेमस है ये चीज़ याद रखना। और ये 1880 में बैठा था। ठीक है, फिर इसके बाद तो ये फर्स्ट फेमाइन कमीशन था। फिर बैठा हमारा सेकंड फेमाइन कमीशन। सेकंड फेमाइन कमीशन जो था वो 1898 में बैठा था। और वो किसके अंदर बैठा था, जेम्स लयाल के अंदर बैठा था। जेम्स लयाल के अंदर बैठा था। फिर आया हमारा थर्ड फेमाइन कमीशन, ये 1901 में बैठा था। और किसके अंडर बैठा था, एंथनी मैकडोनल्ड के अंदर, एंथनी मैकडोनल्ड के अंदर। फिर हमारा ये जो था वुड हेड कमीशन बैठा। फेमाइन इंक्वायरी कमीशन भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फेमाइन इंक्वायरी कमीशन। फेमाइन इंक्वायरी कमीशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये कब था, 1944 में बैठा था। ये कब बैठा था, 1944 में बैठा था, 1943 के बंगाल के कोज को इंक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो ये होता हमारा वुड हेड कमीशन और स्ट्रेचे कमीशन। देखो ये किसके बारे में इन्होंने बोला, कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में हमें बताना है। एक और चीज़ याद रखना, जो ये वुड हेड कमीशन है ना, अगर आ जाए कि इंटरनेशनल अफेयर्स में ये कैसे इंपॉर्टेंट है, तो वुड हेड कमीशन एक इंटरनेशनल, ये ब्रिटिश कमीशन ही था वुड हेड कमीशन, जो कि पैलेस्टीन के बनने के लिए बैठा था। याद रखना, ठीक है, पैलेस्टीन जो है ना, पैलेस्टीन स्टेट जो बन रही थी उसके लिए बैठा था। तो ये एक ब्रिटिश टेक्निकल कमीशन था जो कि डिटेल्ड पार्टीशन जो स्कीम थी इजराइल और पैलेस्टीन की, उसके लिए बैठा था ये। ठीक है, याद रखना। तो पैलेस्टीन की जो बनाने के लिए जो बैठा था, जिन्होंने बोला था कि पैलेस्टीन का एरिया कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसके लिए बैठा था वुड हेड कमीशन, ब्रिटिश कमीशन था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वुड हेड कमीशन इंटरनेशनल अफेयर्स में इसकी डिफरेंट सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट सिग्निफिकेंस है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 42 हो जाता है, ये भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया प्लास्टिक पैक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज। इंडिया प्लास्टिक एक्ट के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है, इट इज़ जॉइंटली डेवलप्ड बाय WWF एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये WWF और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने इसको जॉइंटली डेवलप किया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट एम्स टू प्रमोट ए सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक। बिल्कुल वो होता है ना रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। जो इंडिया प्लास्टिक एक्ट है वो WWF और CII ने मिलकर स्टार्ट किया है। ठीक है, और प्लास्टिक की सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसके ज़्यादा इसमें क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाता है C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट के बारे में बताना है। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब सही नहीं है, मतलब कौन सी रॉन्ग है, और सारे सही हैं। सबसे पहले, इट काउंटर्ड द कन्वर्जन्स बाय क्रिश्चियन मिशनरीज एज वेल एज हिंदू रिवाइवलिस्ट। इन्होंने काउंटर किया कन्वर्जन्स को, जो क्रिश्चियन मिशनरीज करते थे और जो हिंदू रिवाइवलिस्ट करते थे, दोनों ही। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल एंड कॉलेजेस वर ओपन थ्रू आउट पंजाब। खालसा स्कूल और कॉलेजेस ओपन किए गए थ्रू आउट द पंजाब। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है, इट रिजेक्टेड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन ऑर्डर टू सेफगार्ड सिक्स डॉक्ट्रिन फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। इन्होंने बोला कि इट रिजेक्टेड मॉडर्न वेस्टर्न। देखो, इन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को रिजेक्ट नहीं किया था, इन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था। याद रखना, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को क्या किया था, प्रमोट किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, हमारी रॉन्ग हो जाती है। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट 4 पे। स्टेटमेंट 4 क्या बोलती है, द अकाली मूवमेंट वाज एन ऑफशूट ऑफ सिंह सभा मूवमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो अकाली मूवमेंट था, जो
कब आया था? 1921 में आया था वो सिख गुरुद्वारा एक्ट, फिर जो पास हुआ था, मतलब जो रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए काली मूवमेंट जो आया था, तो वो इसी का उपसूट था। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी काली मूवमेंट उसी का उपसूट था। और जो सिंह सभा मूवमेंट था, ये कब स्टार्ट, ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? ये अमृतसर में स्टार्ट किया गया था। कब? 1873 में स्टार्ट किया गया था ये, ठीक है। और ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो दो ये ऊपर थे, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन को लाना, क्रिश्चियन मिशनरी से अपने धर्म को बचाना, ठीक है। और बहुत सारे स्कूल भी उन्होंने खोले थे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारी आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इन पर्सनालिटीज को कॉमनली क्या कहा जाता है? सबसे पहले है कि सुब्रमण्यम त्रिमुअम्बु, इनको क्या बोला जाता है? सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला, बिल्कुल इनको यही बोला जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लौकिकवादी ही बोला जाता है, और ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार ही बोला जाता है। तीनों के जो कॉमनली नेम है वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। जो गुरुवर टेम्पल एंट्री सत्याग्रह था उनमें, उनके दौरान थे ये सुब्रमण्यम तिरुअम्बु, जो भी थोड़ी देर पहले करवाया था ना, के केलाप्पन, जो थे केरला गांधी के नाम से जिनको जाना जाता था, जिन्होंने एक मूवमेंट गुरुवर वाला जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो वही सुब्रमण्यम तिरुअम्बु उसमें भी थे ये। टेम्पल एंट्री, जो गुरुवर टेम्पल एंट्री सत्याग्रह था उनके दौरान थे ये, ठीक है। तो याद रखना, इनको सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला भी जाना जाता है। फिर है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे ये, ठीक है। फिर है ईवी रमा स्वामी नायकर। ईवी रमा स्वामी नायकर ये किसमें थे? ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में थे। किसमें थे ये? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में थे ये। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, या फिर द्रविडर जो कझागम जो मूवमेंट है उसमें थे। फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी इनको बोला जाता है। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है? करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी, ठीक है। कॉमनली नेम से हमें इनको बताना था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन के बारे में बताना है। इट एम्स टू रिड्यूस ह्यूमन डेथ कॉज ड्यू टू डॉग मेडिएटेड रेबीज टू 0 by 2030। बिल्कुल इसमें डॉग मेडिएटेड जो रेबीज है उसको 0 करना है 2030 तक। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल हमारी सही है। उसके बाद है, ये किसने बनाया ये प्लान? ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ये जो प्लान है ये बनाया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है? हमारे करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। स्क्रब टाइफस डिजीज के बारे में बताना है। इट इज़ ए वायरल डिजीज। तो याद रखना, यहाँ पे आप देखो ये वायरल डिजीज है, तो सबसे पहले ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखना, ठीक है। क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो उसमें हाई फीवर एसिड होते होंगे, लेकिन ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। माइट बोर्नी बैक्टीरियम, जिसको ओरिएंटिया शुशु गा मुशी भी बोलते हैं, उससे ये होती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। फिर है इट इम्पैक्ट ओनली इन्फेक्ट्स एंड यंग चिल्ड्रन। देखो ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये इन्फेक्ट को, यंग को, सबको, ये एडल्ट्स को भी, सबको ये इन्फेक्ट करती है, ठीक है। ये नहीं है कि केवल बच्चों को करती है, सबको ये इन्फेक्ट कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो आंसर हमारा क्या आ गया? डी, कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। श्री धर्मा, एक जर्नल का नाम है श्री धर्मा, जिसने इंडिया की जो वुमेन है उनके राइट्स मूवमेंट को उठाने की कोशिश की अर्ली 20th सेंचुरी में। तो वो कौन सी थी? किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट की थी? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? वुमेन इंडिया एसोसिएशन, जो वुमेन के कोज को उठाएगी, ठीक है। तो ये वुमेन इंडिया एसोसिएशन कब बनी थी? 1917 में बनी थी। किसने बनाई थी? एनी बेसेंट, मार्गरेट कजन्स और जीना राजा दासा, ठीक है। इन तीनों ने मिलके इसको बनाया था। वुमेन इंडिया एसोसिएशन ने 1917 में ये बनी थी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वुमेन इंडियन एसोसिएशन, पूर्ण सार्वजनिक सभा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ओलकोट ने और ब्लेवेट्स्की ने बनाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम ने बनाई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपने कर लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। एडिशनल टायर 1 बॉन्ड बहुत ही अच्छे से इकोनॉमी के चैप्टर में होगा, लेकिन हो भी चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर की जो टेस्ट सीरीज है अगर उसको देखोगे, कोई फर्क नहीं होता किसी साल की टेस्ट सीरीज में, बस कंसेप्ट सेम ही होते हैं,
ठीक है, आप पिछले साल की भी देखोगे, बहुत ही अच्छे से हमने करवा रखा है। तो फर्स्ट है दे आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड दैट हैव नो मैच्योरिटी डेट। ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं जिनकी कोई मैच्योरिटी जो है वो डेट नहीं होती, बिल्कुल ये सही है। दीज बॉन्ड्स कैन बी ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं बिल्कुल। और थर्ड है दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। इनको सेबी, देखो ये याद रखना, इनको कौन रेगुलेट करता है, इनको आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है क्योंकि इनको क्या करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। तो आंसर आ गया बी, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन जो 1960 में बनी थी, 16 में बनी थी, उसके बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले है कि इट क्रिटिसाइज्ड कांग्रेस डबिंग इट एज ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया क्योंकि इन्होंने बोला कि इट इज़ ए ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1916 में फाउंड की थी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। किसने मिलकर, एक तो थे टी.एम. नैयर, ठीक है, एक थे पी.टी. छेत्री, ठीक है, और एक थे C.N. मुदालियार, ठीक है। ये तीन थे जिन्होंने साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन फाउंड की थी 1960 में, और इन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि वो बोल रहे थे कि इट इज़ ए ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने, याद रखना, इन्होंने होम रूल लीग को भी क्या किया था, वो किया था, क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। किसको, होम रूल लीग को भी इन्होंने अपोज किया था, क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। और इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर निकाले हैं, देखो, एक इन्होंने निकाला इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका नाम है जस्टिस, ठीक है। एक इन्होंने निकाला था तमिल न्यूज़पेपर, उसका नाम क्या था, द्रविडियन, ठीक है। एक इन्होंने निकाला था तेलुगु न्यूज़पेपर, जिसका नाम था आंध्रा प्रकाशिका, ठीक है। तो ये 3 न्यूज़पेपर इन्होंने निकाले थे, और इन्होंने किस किस को क्रिटिसाइज किया था, कब बनी थी, और किस किस ने इसको बनाया था। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारी क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। तो हमारे टोटल 50 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। सो चलिए, इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।